C11 एक सिद्धि छोटी बच्ची। उन दोनों गंजे गुंडों ने जब उस जूट की बोरी को खोला तो देव अपनी हंसी रोक नहीं पाया, बल्कि उसे अंदर तक एक गहरी घृणा महसूस हुई। बोरी के अंदर एक बेहद मासूम और नाजुक सी बच्ची थी। उसने 2 चोटियां बांध रखी थी, एक सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके पैरों में सफ़ेद मोजे थे। उसका शरीर अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ था। देखने से ही पता चल रहा था कि उसकी उम्र मुश्किल से 13 या 14 साल होगी। ये दोनों दरिंदे इतने नीच हैं कि इस नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम करना चाहते हैं। देव का खून खौलने लगा। मम्मा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस छोटी बच्ची के चेहरे पर डर का कोई खास नामोनिशान नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक तेज गुस्सा और जिद साफ झलक रही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उन दोनों गंजे दरिंदों को निडरता से घूर रही थी, जो उसे देखकर भद्दी मुस्कान दे रहे थे। हे छोटी गुड़िया, क्या तुम अंकल के साथ एक बहुत ही मज़ेदार खेल खेलना चाहोगी? मोटे और गंजे आदमी ने अपनी गंदी मुस्कान के साथ यह कहते हुए बच्ची के मुंह से कपड़ा हटा दिया। दफा हो जाओ कमीनों, मुझे छोड़ दो, बच्ची पूरी ताकत से चिल्लाए। चटाक, तभी दूसरे गंजे आदमी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बुरी तरह डांटते हुए बोला, चुप हो जा चुड़ैल, वरना मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और उसे बच्ची के चेहरे के सामने लहराने लगा। छोटी बच्ची ने चाकू की तरफ एक नज़र डाली और फिर बिना डरे उस गंजे आदमी की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाई, मार डालो मुझे, काट दो मेरा गला, लेकिन अपने बॉस से पैसे लेने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम में हिम्मत है तो मार डालो मुझे। उन गुंडों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह छोटी सी बच्ची इतनी जिद्दी और बेखौफ होगी। वह उनके चाकू और धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। कोने में खड़े देव ने कुछ देर तक उस बच्ची को देखा। उसे समझ आ गया था कि यह बच्ची मौत से बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन उस बेखौफ चेहरे के पीछे देव को उसकी आंखों में एक असीम निराशा और गहरी उदासी दिखाई दी। ये तो सच में हैरान करने वाला है। इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी कम उम्र में उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? देव ने मन ही मन सोचा, हे अंकल तुम्हें इतनी जल्दी मारना नहीं चाहेंगे। पहले अंकल के साथ थोड़ा मज़ा कर लो, उसके बाद देखेंगे। इतना कहने के बाद मोटे गंजे आदमी ने एक बेहद घिनौने चेहरे के साथ उस छोटी लड़की की ओर झपट्टा मारा। लड़की पागलों की तरह छटपटाने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। चाहे उसकी ताकत हो या शरीर का आकार, वह उस भारी भरकम गुंडे के आगे कुछ भी नहीं थी। वह बेबसी में मदद के लिए चिल्ला रही थी और उसकी हालत सच में दयनीय थी। एहम खांसी। ठीक उसी समय देव दीवार के कोने से बाहर निकला। उसने अपना मुंह ढंका और जानबूझकर खांसने की आवाज़ निकाली। इन 2 खांसी की आवाज़ों ने उन दोनों गुंडों को इतना डरा दिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे घबराकर पीछे मुड़े और देव को घूरने लगे। तू कौन है बे? यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना मैं तेरा सारा खून बहा दूंगा। दोनों गंजे आदमियों ने अपने हाथों में चाकू कसकर पकड़ लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देव बिल्कुल अकेला है और दिखने में कोई भारी भरकम पहलवान नहीं है, तो उनका हौसला फिर से बढ़ गया। ये गली चारों तरफ से बंद थी और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें लगा कि शायद ये लड़का गलती से यहाँ आ गया है, तो बस इसे डराकर भगा देंगे ताकि वे अपना काम जारी रख सकें। ये देखकर कि बॉस के आने में अभी समय है और इस लड़के ने उनका मजाक खराब कर दिया है, दोनों गुंडे गुस्से में देव की ओर बढ़ने लगे। भैया, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचाओ। छोटी बच्ची वैन के ट्रंक में पड़ी हुई थी और उसने बेबस होकर देव से मदद की गुहार लगाई। अरे भाई, तुम दोनों अपना काम करो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे बीच में मत लाओ, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। देव ने बहुत ही डरपोक आवाज में नाटक करते हुए कहा। देव के इन शब्दों ने छोटी बच्ची को अंदर से तोड़ दिया। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। ये आदमी तो एक नंबर का डरपोक निकला, बच्ची ने मन ही मन सोचा। लेकिन उन दोनों गुंडों ने देव की बात नहीं मानी। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे उसे जिंदा छोड़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हे अभी तो मेरा मन कर रहा था कि तुझे सिर्फ डराकर भगा दूं, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तूने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुझे नहीं देखना चाहिए था। तो मेरे भाई, अब तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोटा गंजा आदमी तेजी से दौड़कर आया और उसने देव की छाती पर चाकू से वार कर दिया। देव के चेहरे पर घबराहट का नाटक साफ था और वह झट से मुड़कर उस कोने वाली पतली गली में भाग गया जहां से वह आया था।
दोनों गंजे आदमियों ने एक दूसरे को देखा और खौफनाक हंसी हंसते हुए तेजी से देव के पीछे दौड़ पड़े। वैन में पड़ी छोटी बच्ची ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद यही उसकी किस्मत थी, हमेशा अपनों से ठुकराए जाने और किसी के द्वारा परवाह न किए जाने की किस्मत। आह उफ! अचानक गली के अंदर से दो दर्दनाक चीखें सुनाई दी, जिससे बच्ची का ध्यान उस ओर खींच गया। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें गली के कोने पर टिक गईं। चूंकि उसके पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह सिर्फ आवाजें सुन पा रही थी और उसे पता नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है। उस डरपोक की तो किस्मत ही खराब है, छोटी बच्ची ने एक ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। अभी अभी उस आदमी का डरा हुआ चेहरा याद करके उसके दिल में देव के लिए जरा भी दया नहीं बची थी। जब वह खुद अपनी जान नहीं बचा पा रही थी, तो वह किसी अजनबी डरपोक की परवाह क्यों करती। लेकिन गली के अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। देव बड़ी शान से एक गंजे आदमी की गर्दन पर अपना पैर रखे खड़ा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अरे अरे बाप रे मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हमारी आंखें तो थीं, लेकिन हम आपके जैसे शेर को पहचान नहीं पाए। हमें छोड़ दीजिए। जी हाँ सर, हम तो बस आपसे मजाक कर रहे थे। हम तो बस आपको डरा रहे थे। हमारी बात को सच मत मानिए। देव ने पलक झपकते ही उन दोनों आदमियों के हाथों से चाकू छीन लिए थे और उन्हें दीवार में इतनी जोर से गाड़ दिया था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। देव की उस खौफनाक रफ्तार और ताकत को देखकर वे दोनों गुंडे बुरी तरह डर गए थे और जमीन पर रेंगते हुए लगातार माफी मांग रहे थे। हालांकि देव का मूड अब बिल्कुल अच्छा नहीं था और उसके पास उन दोनों घिनौने जानवरों को माफ करने का कोई कारण नहीं था। अगर एक छोटी बच्ची को मारने और उसके साथ दरिंदगी करने वालों को वह जिंदा छोड़ देता, तो डार्क वर्ल्ड में उसकी शैतान देवता की उपाधि मिट्टी में मिल जाती। ओह, तो ये सब बस एक मजाक था। खैर, मुझे भी मजाक करना बहुत अच्छा लगता है। देव मुस्कुराया। उसने अचानक अपना पैर उठाया और मोटे गंजे आदमी की बांह पर पूरी ताकत से दे मारा। मुझे ये वाला मजाक बहुत पसंद है। कड़क हड्डियों के टूटने की कान फाड़ देने वाली आवाज और गुंडे की दर्दनाक चीख एक साथ गूंज उठी। असहनीय दर्द से उस आदमी का चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया और ठंडे पसीने की बूंदें उसके माथे से बहने लगी। दर्द के मारे उसका मुंह इतना खुल गया था कि लग रहा था फट जाएगा। आह उफ! कृपया मेरी जान बख्श दीजिए मालिक। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। काफी देर तक तड़पने के बाद उस भारी भरकम गुंडे ने हौंफते हुए दया की भीख मांगी। लेकिन देव जरा सा नीचे झुका और उसने उस आदमी के बाल कसकर पकड़ लिए। तुम्हारी जान बख्श दूं? अरे यार, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इसे इतनी गंभीरता से मत लो, मैं भी तो बस मजाक ही कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद गुंडे के कुछ और बोलने का इंतजार किए बिना देव ने उसके बाल पकड़े और उसका सिर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़! पल भर में चारों ओर खून फैल गया। गुंडे की नाक बुरी तरह टूट चुकी थी और उसका मुंह खून से लथपथ था। वह बेहोश हो चुका था। देव उन लोगों के प्रति कभी नर्म नहीं रहा था जो जानवरों से भी बदतर थे। और सबसे बड़ी बात, ये लोग उसे जान से मारना चाहते थे। मालिक, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं गलत था, बहुत गलत था। क्या आप मुझे जाने देंगे? दूसरे गुंडे ने कांपते हुए हाथ जोड़कर विनती की। देव ने सिर हिलाया और बहुत ही गहरी और खौफनाक आवाज में कहा, ओह, तो अब तुम्हें समझ आया। लेकिन मुझे लगता है तुम अभी भी मजाक ही कर रहे हो, है ना? शुक्र है, मैं समझदार हूं और तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करूंगा। इसके साथ ही देव ने उस दूसरे आदमी का कॉलर पकड़ा और उसे इतनी आसानी से हवा में उठा लिया जैसे वह कोई भारी इंसान नहीं बल्कि रुई का बोरा हो। और फिर उसने उसे पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। बैंग बैंग बैंग! इस भीषण टक्कर के बाद वह आदमी भी बेहोश हो गया। उसके शरीर की हड्डियां कई जगहों से टूट चुकी थीं। अगर वह किसी तरह जिंदा बच भी गया तो उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अपाहिज होकर बिस्तर पर ही बितानी पड़ेगी। सिर्फ ऊपर वाला ही जानता था कि इन दोनों ने अपनी जिंदगी में कितने बुरे और घिनौने काम किए थे। ऐसे दरिंदों को मौत की सजा देना भी उनके गुनाहों के आगे बहुत कम था। दोनों गुंडों को जमीन पर ढेर करने के बाद देव ने अपने हाथ छाड़े और पीछे मुड़ा। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि वह छोटी बच्ची रस्सियों से बंधी होने के बावजूद फुदक फुदक कर गली के मुहाने तक आ गई थी और अंदर का नज़ारा देखकर पूरी तरह से सन खड़ी थी। दरअसल जब देव उन गुंडों को मार रहा था तो वह अपने खौफनाक और उग्र स्वभाव टायरेंट सिंड्रोम को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा था कि अगर उसने खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो वह सच में एक भयानक राक्षस बन जाएगा।
उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह छोटी बच्ची अपने हाथ पैर बंधे होने के बावजूद कूदते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। अरे, अपनी आंखें बंद कर लो, ये सब मत देखो। देव ने उन दोनों गुंडों को गली के अंदर खींचकर इसलिए मारा था ताकि वह उस छोटी बच्ची को खून खराबे और हिंसा का ये भयानक नज़ारा न दिखाए। उसे डर था कि कहीं वह बच्ची यह सब देखकर सदमे में न चली जाए। किसने सोचा होगा कि सबसे खौफनाक और क्रूर दृश्य वह बच्ची खुद अपनी आंखों से देख लेगी। बच्ची को अचानक होश आया और उसने जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। देव तेजी से उसके पास गया और उसे उठाकर गली से बाहर ले आया। उसने जल्दी से बच्ची के शरीर पर बंधी रस्सियों को खोल दिया। जब वे दोनों सुरक्षित सड़क पर पहुंचे तो छोटी लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देव को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। भैया, थैंक यू। देव ने थोड़ी घबराहट में लापरवाही से हाथ हिलाया। वह उसे कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बच्ची को ये सब कैसे समझाए। वह बस एक अजीब सी मुस्कान ही दे सका। भैया, मेरा नाम मियाओ 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 है। आपका क्या नाम है? छोटी बच्ची ने अपना नाजुक सा हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी डर के देव की बांह को धीरे से हिलाया। उसकी आंखों में डर की बजाय एक गहरी जिज्ञासा भरी हुई थी। पहले उसे लगा था कि उसके सामने खड़ा आदमी दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक है, लेकिन गली के अंदर जो उसने देखा वह नज़ारा अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। देव के उन खौफनाक मुक्कों और उस भयानक आभा से ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान जमीन पर उतर आया हो। हालांकि वह नज़ारा बहुत ही क्रूर और खूनी था, फिर भी उस छोटी बच्ची को पूरा विश्वास था कि यह राक्षस ही उसका असली रक्षक है। देवदूत बहुत दयालु होते हैं, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए वे किसी एक बेगुनाह को भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन राक्षस क्रूर होते हैं, पर अगर वे किसी एक इंसान को बचाना चाहें तो वे उसके लिए पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यह उस बच्ची की एक बहुत ही अनोखी और गहरी सोच थी। उसे किसी दयालु और कमज़ोर फरिश्ते की ज़रूरत नहीं थी, उसे तो इसी खौफनाक राक्षस की सुरक्षा चाहिए थी। C12 खतरा। उस छोटी बच्ची म्याओ म्याओ के चेहरे पर वो उदास और दयनीय भाव देखकर देव खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और बोला, मेरा नाम देव है। चलो, अब जल्दी से अपने घर जाओ। आगे से ऐसी अनजान और सुनसान जगहों पर जाने से बचना। इतना कहकर देव मुड़ा और वहां से जाने लगा। उसे नौकरी ढूंढनी थी और उसके पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं था। अगर उसे आज कोई काम नहीं मिला तो उसका गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। देव भैया, 1 मिनट रुकिए, क्या मैं आपको खाना खिला सकती हूँ? आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मियाओ मियाओ उसके पीछे भागी और बहुत ही प्यार और सच्चे मन से उसे खाने के लिए बुलाया। एक छोटी बच्ची मुझे खाना खिलाना चाहती है। देव ने अपनी जेब में पड़े उन आखिरी 20 रुपयों को महसूस किया। उसने अपने होंठ भींचे और बिना कुछ कहे हामी भरते हुए सिर हिला दिया। मियाओ मियाओ खुशी खुशी देव का हाथ पकड़कर उसे सड़क के उस पार एक बेहद आलीशान और महंगे रेस्टोरेंट की ओर ले जाने लगी। जैसे ही वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए, एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से उनके पास आया। जब उसने मियाओ मियाओ को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। मियाओ मियाओ, आज तुम कहाँ चली गई थी? तुम स्कूल में भी नहीं मिली। तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं, वो तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे हैं। मियाओ मियाओ ने बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपना पेट सहलाया और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति मैनेजर से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। देव को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह मैनेजर मियाओ मियाओ को जानता होगा। उस मैनेजर के बर्ताव से ऐसा लग रहा था मानो यह आलीशान रेस्टोरेंट मियाओ मियाओ के परिवार का ही हो। देव ने मन ही मन सोचा, अगर यह रेस्टोरेंट इसके परिवार का है तो क्यों न मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहीं कोई नौकरी ढूंढ लूँ। भले ही मुझे वेटर का काम मिले या पानी पिलाने का, मुझे मंजूर है। और अगर रिसेप्शन की नौकरी मिल जाए तो और भी अच्छा है। आखिर मैं इतना हैंडसम जो हूँ। दोस्त, मैनेजर ने शक भरी नज़रों से मियाओ मियाओ के बगल में खड़े देव की ओर एक नज़र डाली और फिर मियाओ मियाओ को बहुत ही सावधानी से अपनी ओर खींच लिया। ओह, तो क्या तुम मियाओ मियाओ की दोस्त हो? देव ने कुछ नहीं कहा, बस विनम्रता से सिर हिला दिया। अंकल, इनसे फालतू के सवाल मत पूछिए। ये मेरे रक्षक हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। जल्दी से हमारे लिए खाना मंगवाए, मैं भूख से मर रही हूँ। मियाओ मियाओ अचानक चिड़चिड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई। मैनेजर ने देव को एक गहरी और शक भरी नज़र से देखा, लेकिन फिर उसने तुरंत एक वेटर को बुलाकर मियाओ मियाओ और देव को एक VIP प्राइवेट रूम में ले जाने को कहा।
कमरे में बैठे 10 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन खाना अभी तक नहीं आया था। तभी दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बेहद गुस्से में अंदर आया। उसने बहुत ही महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, जिससे उसका रसूख साफ झलक रहा था। जब उस आदमी ने मियाओ मियाओ को देव के साथ हंसते बात करते देखा तो उसका खून खौल उठा। वह तेजी से मेज के पास गया, मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक! देव की भौहें तन गईं। इससे पहले कि वह आदमी मियाओ मियाओ को दोबारा मार पाता, देव ने बिजली की फुर्ती से उस आदमी की कलाई कसकर पकड़ ली। छोड़ मेरा हाथ! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? उस आदमी की गुस्से भरी दहाड़ में बहुत ताकत थी, लेकिन देव की लोहे जैसी पकड़ के आगे उसकी ताकत किसी काम की नहीं थी। देव भैया, प्लीज उनका हाथ छोड़ दीजिए। ये मेरे पापा हैं। अपने पिता को देखकर मियाओ मियाओ के चेहरे की वो मासूम मुस्कान पल भर में गायब हो गई थी और उसकी आंखों में फिर से वही गहरी उदासी छा गई। ये सुनकर देव ने तुरंत अपना हाथ ढीला कर दिया। उस आदमी ने अपनी कलाई झटकाए और देव को एक बेहद ठंडी और खौफनाक नज़र से घूरा। क्या तुझे अब भी याद है कि मैं तेरा बाप हूँ? तू स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं करती और यहाँ इस सड़क छाप आवारे के साथ मौज मस्ती कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गिरे हुए लोगों से दोस्ती करने की? मुझे तो तुझ पर शर्म आ रही है। वह आदमी इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मियाओ मियाओ की ओर उंगली उठाते हुए जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। मियाओ मियाओ को जैसे इस रोज रोज की डांट की आदत सी हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने अपना सिर उठाया और सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही शर्म आती है तो तुम बाप बेटी का ये झूठा रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? मुझे अपनी दौलत से पैसे देने के अलावा तुमने आज तक एक बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है? अपनी बेटी के मुंह से ऐसी कड़वी सच्चाई सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मारने के लिए फिर से अपना हाथ उठाया, लेकिन ठीक उसी पल देव ने जोर से खांसने का नाटक किया। अहम अहम! उस आदमी ने गुस्से में नाक सिकुड़ी, देव की तरफ मुड़ा और अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकालकर देव के मुंह पर फेंक मारा। ये ले, इस कार्ड में 1 लाख रुपये हैं। इसे उठा और यहाँ से दफा हो जा। मेरी बेटी से दूर रहना, वरना मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। अपने सामने 1 लाख रुपये का कार्ड देखकर देव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने बड़ी बेपरवाही से वह कार्ड उठाया और उसे चूमकर अपनी जेब में रख लिया। इसका पिन कोड क्या है? देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस आदमी के चेहरे पर देव के लिए तिरस्कार और नफरत का भाव और भी गहरा हो गया। उसने बहुत ही घमंड से कहा, 6 बार 0 ओ। अब जल्दी से पैसे ले और निकल यहाँ से। हालांकि देव ने अपनी जगह से हिलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसने मेज पर उंगलियां बजाईं और दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया, अरे भाई, खाना कहाँ रह गया? ये कैसा घटिया रेस्टोरेंट है तुम्हारा? क्या यहाँ ग्राहकों को भूखा मारने का इरादा है? जब मियाओ मियाओ ने देव को वो पैसों का कार्ड अपनी जेब में रखते देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए निराशा की झलक दिखाई दी। उसे लगा देव भी बाकी लोगों की तरह लालची है, लेकिन जब उसने देखा कि देव पैसे मिलने के बाद भी जाने को तैयार नहीं है और उल्टे उसके घमंडी पिता को चिढ़ा रहा है, तो उसका उदास दिल खुशी से झूम उठा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लगता है तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। जब उस आदमी ने देव की ये बदतमीजी देखी तो उसने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ पटका। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और 4-5 हटे कट्टे और खूंखार दिखने वाले बाउंसर कमरे में घुस आए। तूने पैसे ले लिए और फिर भी जाने से मना कर रहा है। क्या तुझे लगता है कि मैं भवानी सिंह कोई सड़क छाप गुंडा हूँ जिसे तू बेवकूफ़ बना लेगा? भवानी ने एक ठंडी और खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, मेरी बेटी नासमझ है, लेकिन तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग उसके आसपास फटकने के लायक भी नहीं हैं। इस तरह की खौफनाक धमकी से किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाती। अगर कोई और होता तो डर के मारे पैसे वही छोड़कर दुम दबाकर भाग जाता। लेकिन देव, वो किस मिट्टी का बना था ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता था। सिर्फ इस घमंडी आदमी और इसके 4 गुंडों की धमकी से वो डर जाएगा। कितनी मजाकिया बात थी। सच में आपकी यही एक प्यारी बेटी है ना? तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2 खूंखार गुंडों ने आपकी इस प्यारी बेटी का अपहरण कर लिया था और उसे एक गंदी सी बोरी में बंद करके उसके साथ दरिंदगी करने ही वाले थे, तब आप एक महान पिता की तरह कहाँ मुजरा कर रहे थे? देव ने भवानी के चेहरे का उल्टा हुआ रंग देखकर हंसते हुए कहा।
देव की बात सुनकर भवानी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा घमंड और गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने अविश्वास से मियाओ मियाओ का हाथ पकड़ा और घबराकर कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या इसने जो कहा वह सच है? मियाओ मियाओ, मुझे बता क्या हुआ था तेरे साथ। हालांकि मियाओ मियाओ ने झटके से अपना हाथ अपने पिता की पकड़ से छुड़ा लिया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने बहुत ही घमंड और जिद भरे लहजे में कहा, तुम्हें इतना परेशान होने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिंदा हूं और तुम्हारे सामने खड़ी हूं, क्या इतना काफी नहीं है? इतना कहकर मियाओ मियाओ ने एक शब्द भी और बोलने से साफ इनकार कर दिया। भवानी ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वह चुप ही रही। इस बात ने भवानी को अंदर तक तोड़ दिया और उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह गुस्से और बेबसी में मेज पर हाथ पटककर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद जब वेटर कमरे में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान लेकर आया, तो भवानी दरवाजे पर खड़ा होकर स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि देव मानो सदियों का भूखा हो, बिना किसी तमीज या शर्म के पागलों की तरह दोनों हाथों से खाना ठूंस रहा था। छोटे भाई, मुझसे अभी एक बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मेरी बात का बुरा मत मानना। भवानी सिंह का दिल अब देव के लिए एहसान से भर चुका था। वह कमरे में आया और उसने एक बहुत ही शर्मिंदा और अपराधबोध से भरी मुस्कान के साथ कहा। देव ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, मुंह में भरा हुआ खाना निगला और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हें वो 1 लाख का कार्ड वापस नहीं देने वाला। वो मेरी मेहनत की कमाई इनाम है। ये शब्द सुनते ही भवानी की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब यह आदमी सच में वही था जिसने उसकी बेटी की जान और इज्जत बचाई थी। ये सोचते हुए उसने एक कुर्सी खींची और देव के करीब आकर बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाया और बहुत ही विनती भरे लहजे में कहा, छोटे भाई, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने ही अपनी बेटी को समय और अनुशासन नहीं दिया, इसीलिए आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। हालांकि इससे पहले कि भवानी अपनी बात पूरी कर पाता, देव ने अपना सिर हिलाया और उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। पहली बात, मियाओ मियाओ एक बहुत ही अच्छी और समझदार बच्ची है। इसमें अनुशासन की कोई कमी नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुमने कभी उसे वो प्यार और समय नहीं दिया जो एक बाप को देना चाहिए। ये सुनकर भवानी एक पल के लिए सन्न रह गया। इस सच्चाई ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। सदमे से उबरने के बाद उसने जल्दी से सिर हिलाया और रुंधे हुए गले से पूछा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या था? वो लोग कौन थे? अगर मुझे नहीं पता चला तो मियाओ मियाओ की जान को आगे भी खतरा रहेगा। देव ने अपना सिर हिलाया और खाने पर टूट पड़ा। वह भवानी के सवालों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। भवानी अब अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेताब और अधीर हो गया था। उसने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ पटका। उसके इशारा करते ही वो चारों हटे कट्टे बाउंस तेजी से देव की ओर झपटे। छोटे भाई, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। मैं तुमसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे आदमी ने मेरी मियाओ मियाओ को बचाया होगा। भवानी ने अपनी भौहें चढ़ाईं और एक बेहद ठंडी और धमकी भरी आवाज में कहा। देव ने अचानक अपना खाने का कटोरा और चम्मच नीचे रख दिया। उसने एक नैपकिन से अपने हाथ पोंछे और एक गहरी आह भरी। वह अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपनी खौफनाक आंखें भवानी पर गिराते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ, बस शर्त इतनी है कि डर कर भागना मत। इतना कहने के साथ ही देव का शरीर पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा का एक तेज झोंका पूरे कमरे में गूंज उठा। उन चारों हटे कट्टे बाउंसरों को कुछ भी समझ आने से पहले ही उन्हें ऐसा लगा मानो किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी छाती पर जोरदार टक्कर मार दी हो। उनका भारी भरकम शरीर हवा में उछला और वे चारों के चारों जोर से दीवार से जा टकराए और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। अगले ही पल भवानी सिंह की फटी हुई और खौफदा आंखों के सामने देव वापस अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और बड़े आराम से अपना खाना खा रहा था, मानो वह अपनी जगह से हिला ही न हो। C13 बचाव। भवानी सिंह को अब 100% यकीन हो गया था कि उसके सामने बैठा यह नौजवान कोई मामूली इंसान नहीं है। पलक झपकते ही 4 हटे कट्टे बाउंसरों को धूल चटा देना, और वो भी इतनी रफ्तार से कि किसी को कुछ समझ ही न आए, ये वाकई किसी माहिर फाइटर विशेषज्ञ का ही काम था।
भवानी सिंह ने अपनी आंखें मलकर देखी। सब कुछ सच था। देव के लिए उसके मन में जो नफरत थी वह अब खौफ और गहरी इज्जत में बदल चुकी थी। छोटे भाई, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरी बदतमीजी को दिल पर मत लेना। इतना कहते ही भवानी सिंह ने मेज पर रखी महंगी शराब की बोतल खोली और बिना गिलास की पूरी बोतल एक ही सांस में गटक गया। अपनी गलती की माफ़ी मांगने का उसके पास बस यही एक तरीका था। उसे उम्मीद थी कि देव बड़ा दिल दिखाकर उसकी इस गुस्ताखी को माफ़ कर देगा। भूल जाओ, वैसे भी इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो मेरी नज़रों में चढ़ पाते हैं, और तुम उनमें से नहीं हो। देव आराम से अपना खाना खाता रहा। उसे यहाँ का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। सच तो ये था कि देव ने ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह भवानी सिंह को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। डार्क वर्ल्ड में देव की परवाह करने वाले या उससे उलझने वाले ज्यादातर लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। देव जब तक खाना खाता रहा, भवानी सिंह चुपचाप हाथ बांधे खड़ा उसे देखता रहा। देव के खाने का तरीका और उसकी बेपरवाही देखकर भवानी सिंह को यकीन हो गया था कि यह लड़का किसी बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता है। क्या कुछ और काम है? देव ने एक टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा, भौहें चढ़ाईं और भवानी सिंह से पूछा, जो अभी तक वहां से हिला नहीं था। ओह नहीं नहीं देव भाई, मैं बस अपनी बेटी मियाओ मियाओ की जान बचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था। यह मेरा पर्सनल विजिटिंग कार्ड है और साथ ही हमारे रिलायंस ग्रुप का वीआईपी गोल्ड कार्ड। कृपया इसे रख लीजिए। अगर भविष्य में मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो बस एक बार याद कर लेना। इतना कहते ही भवानी सिंह ने एक कार्ड निकाला जो पूरी तरह से शुद्ध सोने का बना हुआ था। देव पैसों और ऐशो आराम से कभी पीछे नहीं हटता था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के वह कार्ड अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया, इतना कहकर देव उठा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर दरवाजे पर मियाओ मियाओ अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। देव भैया, क्या आप जा रहे हैं? मियाओ मियाओ ने उदास चेहरे से पूछा। उसके चेहरे पर झिझक देखकर देव मुस्कुराया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मियाओ मियाओ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से कहा, अरे उदास क्यों होती हो? क्या हमने एक दूसरे का नंबर नहीं लिया? अगर मुझे कभी अच्छा खाना खाने का मन किया तो मैं सीधे तुम्हारे पास ही आऊंगा। देव की बात सुनकर मियाओ मियाओ के उस खूबसूरत से चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने देव का हाथ पकड़ लिया और चाहते हुए बोली, बिल्कुल, मैं तो रोज आपके साथ खाना खाने के लिए तैयार हूँ। देव कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। इंस्पेक्टर शिखा का नंबर ऐसा नहीं था। देव को अचानक किसी अनहोनी का एहसास हुआ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे। देव ने प्यारी सी मियाओ मियाओ को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और फोन उठाते हुए सड़क की ओर चल पड़ा। देव, जरा अंदाजा लगाओ मैं कौन बोल रहा हूँ? फोन से एक बेहद खौफनाक और घमंडी आवाज आई। देव ने भौहें सिकोड़ी और बिना कुछ सोचे समझे फोन काट दिया। लगता है किसी पागल का फोन था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फोन रखते ही वह दोबारा बज उठा। इस बार जब देव ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की नहीं बल्कि एक लड़की की चीख सुनाई दी। वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। देव ने इस बार फोन नहीं काटा बल्कि वह ध्यान से सुनने लगा। कुछ ही सेकंड में उसे याद आ गया, क्या यह आवाज उसी लड़की की नहीं थी जिसे उसने कल बार में बचाया था, श्रेया की? हे देव, क्या तुमने चीख सुनी? तुम्हारी ये प्यारी सी जान इस वक्त मेरे हाथों में है, तो जल्दी से मेरे बताए हुए पते पर आ जा। मैं तुझे एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तू समझदार है तो पुलिस को बीच में लाने की गलती मत करना। फोन कटने के बाद देव के चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। उसे पता था कि यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उसने श्रेया की चीख में असली खौफ महसूस किया था। देव का चेहरा धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा और खूंखार होता गया। वह सड़क किनारे खड़ा होकर उस मैसेज का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में फोन पर एक बीप सुनाई दी। देव ने मैसेज खोला। नवी मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स की बंद पड़ी पुरानी फर्टिलाइजर फैक्ट्री। देव पहले कभी इस जगह पर नहीं गया था, लेकिन उसे पता था कि ईस्टर्न सबर्ब्स का वह इलाका शहर के बाहर था और वहां मीलों तक कोई आबादी नहीं थी। इसका मतलब खबर पक्की थी, श्रेया का सच में अपहरण हो गया था। ये सोचते हुए देव को तुरंत अंदाजा हो गया कि इसके पीछे किसका हाथ है। अगर कल बार में बेइज्जत होने वाला वह विक्रम सच में अंडरवर्ल्ड का कोई शहजादा था, तो ये पक्का था कि वह अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और बेचारी श्रेया बेवजह इस दुश्मनी के बीच में फंस गई थी। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने सड़क पर हाथ हिलाया।
हैरानी की बात यह थी कि पलक झपकते ही एक टैक्सी उसके ठीक सामने आकर रुक गई। देव ने अपना सिर खुजाया। आधी रात को इतनी सुनसान सड़क पर इतनी जल्दी टैक्सी मिल जाना, क्या उसकी किस्मत वाकई इतनी अच्छी थी, या इस शहर के हत्यारे उसे ढूंढने के लिए ज्यादा ही उतावले हो रहे थे। दरवाजा खोलते ही देव ने सीधे ड्राइवर को पता बता दिया। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए या मोलभाव किए तुरंत टैक्सी को मंजिल की ओर दौड़ा दिया। वह ड्राइवर देव से भी ज्यादा जल्दी में लग रहा था। आधे घंटे बाद आसमान में गहरा अंधेरा छा चुका था। नवी मुंबई के उस सुनसान इलाके में प्रवेश करते ही हर तरफ एक डरावना सन्नाटा पसर गया था। जब टैक्सी एक जंग लगे लोहे के विशाल गेट के सामने रुकी तो देव आराम से उठा और अपनी जेब टटोलने लगा। उसके पास सिर्फ वही पुराने 20 रुपये बचे थे। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन है? देव ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी भारी आवाज में कहा, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी इस कुत्ते जैसी जिंदगी की कीमत ही इस सफर का किराया है। ये कहते ही ड्राइवर का चेहरा खूंखार हो गया। उसने अपना हाथ तेजी से अपनी कमर की तरफ बढ़ाया, लेकिन देव का चेहरा एकदम भावहीन था। उसने बिजली की रफ्तार से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ड्राइवर की गर्दन की नस पर एक जोरदार प्रहार किया। ड्राइवर को ऐसा लगा मानो उसके शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अगले ही पल देव का मुक्का सीधे उसकी कनपटी पर पड़ा। क्रैक! ड्राइवर का सिर खिड़की के शीशे से जोर से टकराया। शीशा चटक गया, खून की धार बह निकली और वह ड्राइवर मौके पर ही बेहोश हो गया। देव ने अपना हाथ बढ़ाया, ड्राइवर की कमर टटोली और वहां से एक बेहद खतरनाक मिलिट्री खंजर डैगर निकाला। उस खंजर को देखते ही देव का पूरा हाव भाव बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसका सामना किसी असली भाड़े के सैनिक मर्सनरी से होगा। उसने उस मिलिट्री खंजर को ध्यान से देखा तो उस पर काले बिच्छू, ब्लैक स्कॉर्पियन का निशान खुदा हुआ था। देव ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था। तो तू उन सस्ते और घटिया हत्यारों में से एक है। देव काले बिच्छू के निशान को अच्छे से पहचानता था। डार्क वर्ल्ड में देव के सामने आने वाले ज्यादातर हत्यारे या तो टॉप लेवल के होते थे या फिर ऐसे खूंखार भाड़े के सैनिक जिन्हें मौत का कोई खौफ नहीं होता था। पर यह साफ था कि यह ड्राइवर देव के सामने टिकने के लायक भी नहीं था। देव ने अपनी जेब से वो 20 रुपये का मुड़ा तुड़ा नोट निकाला और उसे ड्राइवर के बेहोश शरीर पर फेंक दिया। टैक्सी का सफर किया है तो किराया देना तो बनता है। मैं किसी का उधार नहीं रखता। इतना कहकर देव बड़े इत्मीनान से उस भारी भरकम लोहे के दरवाजे की ओर चल पड़ा। जब वह गेट से लगभग 2 मीटर की दूरी पर था तो वह हल्का सा दौड़ा और उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। वह हवा में उछला और 2 मीटर से भी ऊंची उस दीवार को बड़ी आसानी से फांदकर दूसरी तरफ चला गया। वह किसी बिल्ली की तरह बिना कोई आवाज किए फुर्ती से जमीन पर उतरा। दीवार के उस पार घना अंधेरा था। देव के सामने एक 6 मंजिला खंडहर हो चुकी बिल्डिंग खड़ी थी। तीसरी से छठी मंजिल तक कुछ पीली रोशनियां जल रही थीं और देव को दूसरी मंजिल की खिड़कियों से कुछ परछाइयां हिलती हुई साफ दिखाई दे रही थीं। बिल्डिंग के चारों तरफ सर्चलाइटें लगी हुई थीं और पहरा काफी कड़ा लग रहा था। ये देखकर देव को समझ आ गया कि विक्रम ने उसके स्वागत की बहुत भव्य तैयारी की है। लेकिन दुश्मनों की ऐसी कमजोर और बचकानी तैयारी देखकर देव को छुपकर अंदर जाने में भी शर्म आ रही थी। इसलिए वह सीना ताने बड़े आराम से सीधे उस बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गया। इस समय बिल्डिंग के अंदर का माहौल बहुत खौफनाक था। जगह जगह टूटा फूटा कबाड़ और मशीनें बिखरी हुई थीं। बीचों बीच एक पुराने सोफे पर विक्रम बड़े ही घमंड से पैर पसार कर बैठा हुआ था। वह एक मोटी सिगार का कश ले रहा था और बड़ी शान से प्लेट में रखे फल खा रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर एक टूटी हुई कुर्सी पर श्रेया बंधी हुई थी। उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बंधी थी और उसके हाथ पैर कुर्सी से कसकर जकड़े हुए थे। तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। श्रेया की आवाज डर से बुरी तरह कांप रही थी। आंखों पर पट्टी होने की वजह से अंधेरे का खौफ उसके दिल में घर कर गया था। एक अनजान जगह पर अनजान गुंडों के बीच घिरे होने की वजह से वह खुद को बेहद असहाय और निराश महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि उसे यहाँ लाया गया है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? श्रेया को डर से कांपता हुआ देखकर विक्रम को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। उसने अपने एक गुंडे को इशारा किया। टैटू से भरे एक भारी भरकम गुंडे ने आगे बढ़कर झटके से श्रेया की आंखों से वो काली पट्टी हटा दी।
अचानक रोशनी पड़ने से श्रेया ने अपनी आंखें सिकुड़ी। जब उसकी धुंधली नजरें साफ हुईं, तो सामने सोफे पर बैठे विक्रम को देखकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही शैतान है जिसने कल रात बार में उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, श्रेया ने कांपते हुए और कमजोर स्वर में पूछा। हाँ, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तेरा वो आशिक। विक्रम धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और श्रेया की घबराई हुई नजरों के बीच उसके करीब आया। उसने अचानक कुर्सी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपना खौफनाक चेहरा श्रेया के चेहरे के करीब लाते हुए फुफकारा, काश मैं उस कमीने को अपने हाथों से जिंदा नोच खाऊं। मेरा आशिक। श्रेया अंदर से पूरी तरह सन्न रह गई। जब से वह इस शहर में आई थी, वह सिर्फ अपने करियर और काम में दिन रात एक कर रही थी। उसके पीछे भले ही हजारों लड़के पागल थे, लेकिन उसने आज तक किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह आदमी किस प्रेमी की बात कर रहा है। क्या तू अभी भी भोली बनने का नाटक कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उस कमीने को भूल गई जिसने कल रात तेरी जान बचाई थी? विक्रम ने दांत पीसते हुए किसी पागल शेर की तरह श्रेया पर गुर्राया। उसकी आंखों में खून सवार था और हत्या का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम की बात सुनकर श्रेया के दिमाग में एक झटके से देव का चेहरा उभर आया। उसे याद आया कि कल रात थाने में उसने देव पर शक किया था और इसी गलतफहमी की वजह से पुलिस ने देव को पूछताछ के लिए रोक लिया था। ये सोचकर श्रेया के दिल में देव के लिए एक गहरा अपराधबोध पैदा हो गया। उसने एक ऐसे इंसान पर शक किया था जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे गुंडों से बचाया था। विक्रम भाई, वो लड़का आ गया है और वो बिल्कुल अकेला है। तभी नीचे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी और एक गुंडे ने ऊपर आकर खुशी से चिल्लाते हुए विक्रम को खबर दी। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक बेहद क्रूर और खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, उसे यहाँ ऊपर ले आओ। आज मैं उसे इस दुनिया में पैदा होने पर पछताने को मजबूर कर दूंगा। इतना कहकर विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया और श्रेया के बिखरे हुए बालों को जोर से मुट्ठी में पकड़कर उसका सिर पीछे की तरफ खींच लिया। उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, हे, तेरा वो आशिक तुझे बचाने आ गया है। अब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। पलक झपकाने की गलती मत करना। श्रेया ने दर्द और अविश्वास के साथ अपना सिर उठाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस अजनबी के साथ उसने इतना रूखा बर्ताव किया था, वह एक फ़ोन कॉल पर मौत के मुंह में उसे बचाने चला आएगा। ये नामुमकिन है। कोई भी इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना किसी अजनबी के लिए इस मौत के कुएं में क्यों आएगा? श्रेया ने मन ही मन सोचा। समाज में इतने साल बिताने के बाद उसे पता था कि सच्चे प्यार का दावा करने वाले प्रेमी भी मुसीबत आने पर दुम दबाकर भाग जाते हैं। और देव के साथ तो उसकी बस एक इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी। उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का कोई कारण ही नहीं था। C14 खूनी संघर्ष। जब तक कदमों की भारी आहट सुनाई नहीं दी और देव की परछाई इमारत की छत पर दिखाई नहीं दी, तब तक श्रेया की आंखें फटी की फटी थी और उसके मन में एक भयानक उथल पुथल मची हुई थी। उसे लगा कि शायद डर के मारे उसे कोई मतभ्रम हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन सच्चाई साक्षात उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। शुरुआत में उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचाने आएगा। शहर में उसके दोस्त भी ना के बराबर थे, लेकिन इस खौफनाक पल में मौत के मुहाने पर खड़े होकर देव को अपने सामने देखकर वह अंदर तक टूट गई और बेहद भावुक हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुझ में यहाँ तक आने की हिम्मत होगी। लेकिन क्या तूने यहाँ आने से पहले इसके अंजाम के बारे में सोचा? देव को देखते ही विक्रम की आंखों में मानो आग भड़क उठी। हालांकि उसने अपने दिल में उबल रहे ज्वालामुखी को जबरदस्ती दबा लिया। इस लड़के को सीधे गोली मार देना बहुत आसान था, लेकिन वह बहुत उबाऊ होता। उसे अपने इस दुश्मन को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित करना था कि वह मौत की भीख मांगे, तभी उसके अहंकार को शांति मिलती। कल रात बार में जिस तरह से इस लड़के ने उसे बेइज्जत किया था, वह नज़ारा अभी भी उसके दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। वह पूरी रात सोया नहीं था, बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हारे पिता को तुम्हारा ये अंजाम पहले से पता होता, तो वो तुम्हारे जैसे नीच इंसान को कभी पैदा ही नहीं होने देते। ये वाकई एक बहुत ही दुखद कहानी है। देव ने अपने हाथ हल्के से फैलाए और एक बेहद ठंडी और बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। उसके इस निडर रवैये का कारण ये था कि वह सच में नहीं डरा था। डार्क वर्ल्ड के बेताज बादशाह के लिए कुछ गुंडों का ये छोटा सा जमावड़ा एक भद्दे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर यहाँ श्रेया न होती,
जिसकी जान खतरे में थी, तो देव मुख्य दरवाजे से घुसते ही लाशों के ढेर बिछाना शुरू कर देता। लेकिन अभी उसकी तेज गिद्ध जैसी नजरें पलक झपकते ही पूरी छत का मुआयना कर चुकी थी और उसके दिमाग में एक खौफनाक योजना बन चुकी थी। छत पर कुल 12 लोग थे, जिनमें से 8 के हाथों में बंदूकें थीं। नीचे 10 से ज्यादा भारी भरकम और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित ट्रेन्ड गुंडे पहरा दे रहे थे। अरे ओ सड़कछाप कुत्ते, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? विक्रम का चेहरा गुस्से से और भी भयानक होता देख एक मोटे और हट्टे-कट्टे गुंडे ने जमीन से लकड़ी का एक भारी लट्ठा उठाया और उसे देव की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। देव ने पलक झपकते ही अपना हाथ उठाया। वह चाहता तो उस लट्ठे को हवा में ही चकनाचूर कर सकता था और अगले ही पल उस मोटे गुंडे की गर्दन मरोड़ सकता था। अगर तूने पलटवार करने की जरा सी भी कोशिश की तो इसका भेजा उड़ जाएगा। अचानक विक्रम ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे सीधा श्रेया के माथे पर तानते हुए देव पर दहाड़ा। ये देखकर देव का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना बचाव करने का इरादा छोड़ दिया। धड़, वह भारी लकड़ी का लट्ठा सीधे देव के कंधे और छाती पर आ लगा और जोरदार आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। देव का शरीर बस हल्का सा पीछे हटा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वह मोटा गुंडा दौड़कर देव के सामने आया और उसने देव के पेट और चेहरे पर एक के बाद एक दर्जन भर जोरदार घूंसे जड़ दिए। देव बिना कोई भाव दिखाए एक पत्थर की मूर्ति की तरह उन हमलों को सहता रहा। ये नज़ारा देखकर श्रेया इतनी स्तब्ध रह गई कि उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठने लगी। एक आदमी की असली वीरता और साहस क्या होता है, यह आज देव साबित कर रहा था। उस पल श्रेया को महसूस हुआ कि अगर आज आसमान भी टूटकर गिर पड़े तो यह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने कंधों पर उठा लेगा। सुरक्षा का यह एहसास इतना गहरा था कि श्रेया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने कहा था ना, बहुत जिद है इस साले में। लगातार घूंसे मारने की वजह से उस मोटे गुंडे के हाथ सुन्न हो गए थे और दर्द करने लगे थे। वह बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। देव ने थोड़ा सा अपना पेट पकड़ा और दर्द का नाटक करते हुए हल्का सा झुक गया। कमीने, तू तो बड़ा सख्त जान निकला। अपनी इस छोटी सी माशूका के लिए तेरा ये प्यार देखकर तो मेरा दिल पिघल गया है। विक्रम एक क्रूर और खौफनाक मुस्कान के साथ हंसा और फिर अचानक उसने श्रेया की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे एक झटके में फाड़ दिया। वाह, क्या नज़ारा है! नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज। श्रेया खौफ से चीख उठी। उसकी शर्ट बुरी तरह फट चुकी थी, जिससे उसके अंडरगारमेंट साफ दिखाई देने लगे थे। इस नज़ारे ने विक्रम के अंदर के जानवर को और भी भड़का दिया। वह श्रेया की गर्दन की ओर झुका और उसे जबरदस्ती चूमने की कोशिश करने लगा। हालांकि श्रेया पागलों की तरह मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन विक्रम की हरकतें और भी ज्यादा दरिंदगी भरी होती जा रही थी। देव की आंखें लाल हो गईं। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, 2 गुंडों ने अपनी काली बंदूकें सीधा उसकी ओर तान दी। अपनी जगह पर खड़ा रह, वरना तेरा ये बाप तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। उस मोटे गुंडे ने एक भयानक मुस्कान के साथ अपनी बंदूक देव की कनपटी पर सटा दी और उसे धमकी दी। कनपटी पर बंदूक होने के बावजूद देव की आंखों में खौफ नहीं, बल्कि मौत का सन्नाटा था। उसने उस मोटे गुंडे को एक बेहद तिरस्कार भरी नज़र से देखा। क्या तुझे सच में लगता है कि यह खिलौना मुझे मार सकता है? देव के मुंह से निकले इन सर्द और उकसाने वाले शब्दों को सुनकर वह मोटा गुंडा सन्न रह गया। यह आदमी या तो पूरी तरह से पागल हो चुका है या फिर इसे मरने का बहुत शौक है। गुंडे ने मन ही मन सोचा, तुझे अभी बताता हूं कि यह खिलौना जान ले सकता है या नहीं। उस मोटे गुंडे ने एक क्रूर हंसी के साथ अपना पैर उठाया और देव की गुप्तांग ग्रोइन पर एक जानलेवा लात मारने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल देव के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसका शरीर हवा में एक अजीब और खौफनाक रफ्तार से घूमा। उसने न केवल उस मोटे गुंडे के घातक हमले को चकमा दिया, बल्कि पलक झपकते ही वह उस गुंडे के ठीक पीछे पहुंच गया। उसने अपनी लोहे जैसी मुट्ठी उठाई और गुंडे के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। क्रैक! एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। उस मोटे गुंडे को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिमाग पर लोहे के हथौड़े से वार कर दिया हो। एक भयानक चीख के साथ उसका भारी भरकम शरीर सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। ये देखकर दूसरे गुंडे ने झट से देव पर बंदूक तानी और ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन देव उससे कहीं ज्यादा तेज था। वह किसी शिकारी बाज की तरह हवा में उछला और उस गुंडे के करीब पहुंचकर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर दे मारे। काचा! हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज आई। वह गुंडा दर्द से चीखता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ बेजान होकर लटक गए और उसकी बंदूक जमीन पर गिर गई। ठीक उसी समय
वह मोटा गुंडा लड़खड़ाते हुए जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। देव की खौफनाक नजरें उस पर टिक गईं। देव का शरीर एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा। उसने उस मोटे गुंडे की छाती पर एक इतनी जोरदार लात मारी कि वह हवा में उड़ता हुआ कंक्रीट की दीवार से जा टकराया। बूम! पूरी दीवार बुरी तरह कांप उठी और उस मोटे गुंडे की छाती की पसलियां अंदर धंस गईं। देव वहीं नहीं रुका। वह छलांग लगाकर उस गुंडे के पास पहुंचा और उसके घिनौने चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। बारिश की बूंदों की तरह तेज और भारी मुक्कों ने गुंडे के चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया। दर्जनों मुक्कों के बाद देव की मुट्ठियां खून से लथपथ हो चुकी थीं। बाकी सारे गुंडे खौफ और सदमे से बुत बनकर खड़े थे। उनके सामने जो खूनी नज़ारा चल रहा था, उसने उनकी रूह कंपा दी थी। विक्रम ने भी अपनी गंदी हरकतें रोक दी और वह फटी आंखों से देव के इस खौफनाक रूप को देखने लगा। देव पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उस मोटे गुंडे का चेहरा अब पहचाना भी नहीं जा रहा था। साले खड़े क्या हो, मारो इसे! उसी क्षण विक्रम ने अपना हाथ हिलाते हुए चीखकर आदेश दिया। उसके गुंडे होश में आए और एक साथ देव की ओर टूट पड़े। लेकिन अगले ही पल देव किसी मौत के फरिश्ते की तरह उनके बीच टूट पड़ा। 2 मिनट से भी कम समय में छत पर मौजूद सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। किसी के हाथ टूट चुके थे तो किसी के पैर। विक्रम ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खूंखार और निर्दयी इंसान देखा था। उसकी अपनी दरिंदगी देव के इस खौफनाक रूप के सामने बच्चों के खेल जैसी लग रही थी। विक्रम को पहली बार अपनी मौत का डर सताने लगा। असली खौफ क्या होता है, यह उसे आज महसूस हो रहा था। खासकर तब जब उसने देखा कि देव खून से लथपथ मुट्ठियां लिए अपनी लाल आंखों से उसे घूरता हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। विक्रम का दिल मानो सीने से बाहर आने को बेताब था। वहीं रुक जा! विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी पिस्तौल उठाए और गोली चला दी। गोली देव के पैरों के ठीक सामने कंक्रीट के फर्श पर लगी, जिससे सीमेंट के टुकड़े उड़ गए। देव के कदम रुक गए, इसलिए नहीं कि वह बंदूक की उस गोली से डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि विक्रम ने अपनी पिस्तौल की नली एक बार फिर श्रेया के माथे पर सटा दी थी। विक्रम की उंगलियां इतनी बुरी तरह कांप रही थीं कि वह किसी भी सेकंड गलती से ट्रिगर दबा सकता था। देव ने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। हा, चिल्लाता रह, आ मेरे पास आ! विक्रम ने पागलपन में हंसते हुए अपने दूसरे हाथ से एक और पिस्तौल निकाली। उसने एक बंदूक श्रेया के सिर पर रखी और दूसरी देव की ओर तानकर ट्रिगर दबा दिया। बैंग! गोली सीधे देव के बाएं कंधे के आर पार हो गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा और देव एक झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने दांत कसकर भींचे और उस असहनीय दर्द को सह लिया, लेकिन उसकी आंखों में जो हत्यारा इरादा था, वह अब अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। अब विक्रम का मरना तय था। उसने डार्कवर्ल्ड के शैतान को पूरी तरह से जगा दिया था। पहले उसने एक कमजोर लड़की का अपहरण किया, उसे डराया और फिर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। ऐसे घिनौने अपराधों की सजा सिर्फ मौत ही हो सकती थी। अगर ऐसा कीड़ा इस दुनिया में जिंदा रहा तो वह हवा को भी प्रदूषित कर देगा। घुटनों के बल बैठ जा, एक कुत्ते की तरह रेंग कर मेरे पास आ, वरना पहले मैं तेरी इस छोटी सी माशूका का भेजा उड़ाऊंगा और फिर तुम दोनों को एक साथ नर्क में भेजूंगा। विक्रम का चेहरा एक मानसिक रोगी की तरह विकृत हो चुका था। डर और पागलपन के कारण उसका चेहरा अस्वस्थ रूप से लाल हो गया था। वह हमेशा से क्रूर और घमंडी रहा था, लेकिन आज देव ने उसे अंदर से इतना डरा दिया था कि वह बौखला गया था। उसने कसम खा ली थी कि वह आज रात देव को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारेगा। C-15 निरपेक्ष शक्ति, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इसे सहन कर सको? देव ने एक बेहद ठंडी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? क्या तुझे पता है मेरे पिता कौन है? अंधे कुत्ते! तू लड़ाई में माहिर होगा, लेकिन मुझे धन, शक्ति और प्रभाव चाहिए। इस लोंगहाई शहर मुंबई में मेरे इशारे पर हवा चलती है और बारिश होती है। मेरे सामने घुटने टेकना तेरे लिए सम्मान की बात है, मादरचोद! विक्रम पूरी ताकत से दहाड़ा। उसका भयानक और पागलपन से भरा चेहरा देखकर श्रेया खौफ से कांप उठी। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर छाई गहरी निराशा और बेबसी छिप नहीं पा रही थी। देव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक तेज नज़र से घूरा। उसके पास बस एक ही आखिरी मौका बचा था, लेकिन इसके लिए उसे श्रेया के साथ की जरूरत थी। लेकिन श्रेया इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि वह देव की आंखों में छिपे उस अर्थपूर्ण इशारे को समझ ही नहीं पा रही थी। विक्रम का पागलपन हर सेकंड बढ़ता जा रहा था और वह किसी भी पल गोली चला सकता था।
ये देखकर देव ने एक गहरी सांस ली, अपने पैर मुड़े और धीरे धीरे घुटने टेकने के लिए नीचे झुकने लगा। डार्क वर्ल्ड के बादशाह का घुटने टेकना कोई अपमान की बात नहीं थी। यह एक खौफनाक तूफान से पहले की शांति थी, जिसे देखकर कोई हंस नहीं सकता था। जैसे ही देव का घुटना जमीन को छूने ही वाला था, उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसी पल श्रेया ने भी अपना सिर हल्का सा घुमाया और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। एक पल के लिए देव को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ऐसा लगा मानो उन दोनों के बीच बिना कुछ बोले ही एक संपर्क स्थापित हो गया हो, उनके दिल एक हो गए थे। श्रेया समझ गई। उसने अपने दांत जोर से पीसे और अपने शरीर को पूरी ताकत से हिलाया, जिससे वह जिस कुर्सी से बंधी थी वह एक तरफ झुक गई और विक्रम का निशाना चूक गया। पलक झपकते ही देव के घुटनों में जैसे स्प्रिंग लग गया। उसका शरीर हवा में तेजी से सीधा घूमा। विक्रम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने अपनी पिस्तौल उठाए और देव की तरफ लगातार 6 बार गोलियां चलाईं, जब तक कि मैगजीन खाली नहीं हो गई। गोलियां हवा को चीरती हुई निकली, लेकिन देव वहां था ही नहीं। घबराकर विक्रम ने अपना दूसरा हाथ उठाया, जिसमें दूसरी पिस्तौल थी, और वह उसे श्रेया की तरफ तानने ही वाला था। लेकिन देव ने अपने शरीर को हवा में एक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल स्थिति में घुमाते हुए तेजी से अपनी कमर टटोली और अपना हाथ झटके से ऊपर उठाया। वूश! रात के अंधेरे में एक ठंडी और खौफनाक रोशनी कौंधी। अगले ही पल वह मिलिट्री खंजर सीधे विक्रम की उस कलाई के आर पार हो गया जिसमें उसने पिस्तौल पकड़ रखी थी। इस भयानक प्रहार से विक्रम का शरीर झटके से आगे की ओर गिरा और वह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। टा टा हवा में कलाबाजी खाकर जमीन पर उतरते ही देव बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उसने अपना भारी बूट विक्रम की उस घायल कलाई पर पूरी ताकत से दे मारा। काचा! हड्डियों के चकनाचूर होने की खौफनाक आवाज आई। विक्रम को इतना असहनीय दर्द हुआ कि उसका पूरा शरीर मछली की तरह तड़पने लगा और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। अपनी जिंदगी में उसने कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। वह अंडरवर्ल्ड का शहजादा था, इसलिए हमेशा वही दूसरों को तड़पाता और पीटता था। आज से पहले किसी ने उसे खरोंच तक नहीं पहुंचाई थी, लेकिन इस वक्त देव के उस एक बूट ने विक्रम के सारे घमंड, उसकी श्रेष्ठता और उसके रुतबे को बेरहमी से कुचलकर जमीन में मिला दिया था। आह! विक्रम अपनी चकनाचूर हो चुकी कलाई को पकड़े हुए पागलों की तरह चीखने और रोने लगा। देव ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। उसने अपना पैर उठाया और विक्रम के मुंह पर लगातार 1 दर्जन से ज्यादा जोरदार लातें मारी। वह तभी रुका जब विक्रम के मुंह से निकलने वाली चीखें मध्यम और अस्पष्ट हो गईं। अगर तूने मुझे जान से मारने की हिम्मत की, तो तेरी कब्र भी नहीं बनेगी। मेरे पिता तेरे एक एक टुकड़े कर देंगे और तेरी हड्डियों को जलाकर राख कर देंगे। देव को अपनी ओर बढ़ते देख विक्रम की पुतलियां खौफ से सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फिर भी कांपती हुई आवाज में धमकी दी। देव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने विक्रम की गर्दन पकड़ी और उसे एक झटके में हवा में उठा लिया। देव उसे घसीटता हुआ छत की मुंडेर किनारे तक ले गया। एक हाथ से उसने विक्रम की गर्दन पकड़ी और उसे छत के किनारे से बाहर हवा में लटका दिया। नीचे 6 मंजिल की खौफनाक खाई थी। अरे नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। मेरे पिताजी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कोई इस मामले की जांच नहीं करेगा। उस क्षण अंतहीन खौफ और मौत का भयानक साया विक्रम के दिमाग पर हावी हो गया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह किसी के सामने गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांग रहा था। आज तक उसके पिता ने भी उसे अपनी गलतियां मानने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन इस वक्त मौत को सामने देखकर वह इतनी सफाई से माफी मांग रहा था, मानो उसने इसके लिए पहले से ही रिहर्सल कर रखी हो। जिंदा रहने की उसकी बेतहाशा चाहत ने उसे याद दिलाया कि उसके पास अभी भी अरबों की दौलत है, जिसका मजा उसने अभी पूरी तरह लिया ही नहीं है। अगर वह यहाँ से नीचे गिर गया तो सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे मत करो, तुम्हें अपनी वो अक्कड़ और धमकियां जारी रखनी चाहिए। तुम ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो तो मुझे सच में बहुत निराशा हो रही है। देव ने मजाक उड़ाते हुए अपनी एक उंगली विक्रम की गर्दन से हटा ली। ये देखकर विक्रम का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया और वह खौफ से पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा। मालिक, मुझे बख्श दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें करोड़ों रुपये दूंगा। मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरतें दूंगा। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का इकलौता वारिस हूँ। मेरे सिर्फ एक इशारे पर तुम्हें असीम दौलत और शोहरत मिल जाएगी। विक्रम ने बेताब होकर अपनी जान की भीख मांगी और देव के सामने दुनिया भर के सारे प्रलोभन रख दिए। ठीक है,
अगर तुमने ये बात पहले प्यार से कही होती तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। देव मुस्कुराया। देव की मुस्कान देखकर विक्रम के मन में जिंदा बचने की एक उम्मीद जाग उठी। जब विक्रम ने देखा कि देव का हाथ धीरे धीरे उसे वापस छत की तरफ खींच रहा है, तो उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और उसके सूजे हुए चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। हालांकि अचानक देव का हाथ जोर से कांप उठा। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिना कोई आवाज किए उसका भारी शरीर अचानक आसमान से नीचे उस खौफनाक अंधेरे में गिर गया। कुछ ही सेकंड बाद नीचे कंक्रीट पर एक भारी चीज के गिरने और हड्डियां चूर चूर होने की डरावनी आवाज गूंजी। देव छत पर लेट गया और नीचे झांकने लगा। उसके चेहरे पर बहुत ही गहरा दर्द और पछतावा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो छत से कोई इंसान नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों से भरा एक सूटकेस नीचे गिर गया हो। उसने अपना सिर हिलाया और बहुत ही अपराधबोध भरी आवाज में बुदबुदाया, अरे नहीं, अरे नहीं, मैंने तो अभी तक उस दौलत का 1 रुपया भी नहीं देखा था। धत तेरे की, मेरे हाथ में अचानक ये ऐंठन क्रैम्प कैसे आ गई। सच में मेरा उसे नीचे गिराने का कोई इरादा नहीं था। मुड़कर देखने पर देव ने देखा कि श्रेया अभी भी कुर्सी से बंधी जमीन पर पड़ी हुई है। वह तुरंत उसके पास गया और उसके हाथ पैर खोलने में मदद करने लगा। इस समय श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बिना कुछ बोले बस एकटक देव के चेहरे को देख रही थी। ये वही अजनबी था जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अगर कल रात थाने में देव का रवैया उसे बदतमीजी लगा था, तो आज वह समझ चुकी थी कि यह आदमी अंदर से कितना सच्चा है। उसके हाथ पैर खोलने के बाद देव थोड़ा पीछे हटा। उसने मुस्कुराकर धीरे से पूछा, ठीक हो, क्या तुम अब चल सकती हो। श्रेया अचानक आगे बढ़ी और खुद को रोक नहीं पाई। वह सीधे देव की बाहों में कूद पड़ी और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था। थैंक यू, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसका दिल असीम भावनाओं और एहसान से भर चुका था। इस वक्त देव की बाहों में श्रेया को एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हो और अब उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह खूबसूरत लड़की रोते हुए उसकी बाहों में आई, देव एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह एक शादीशुदा आदमी था और उसकी पत्नी मीरा बहुत ही सख्त थी। अगर वह किसी और लड़की को अपनी बाहों में भरता तो यह मीरा के लिए धोखा होता। ये सोचते हुए देव ने अपने हाथ बढ़ाए ताकि वह श्रेया को धीरे से खुद से दूर कर सके। लेकिन जैसे ही उसके हाथ श्रेया के नाजुक कंधों पर पड़े, उसे श्रेया के कांपते हुए शरीर का एहसास हुआ और वह उसे दूर नहीं कर पाया। हारकर उसने भी श्रेया को अपनी बाहों में हल्का सा भर लिया। अपनी आंखें बंद करके देव ने श्रेया के बालों से आती हुई हल्की सी खुशबू को महसूस किया। ऐसा नहीं था कि देव का मन भटक रहा था, बल्कि सच तो ये था कि वह अंदर से बहुत अकेला महसूस करता था। असल में ये सुकून और ये नज़दीकी उसे अपनी पत्नी मीरा के साथ महसूस होनी चाहिए थी। वह चाहता था कि जब वह घर लौटे तो मीरा उसे इसी तरह गले लगाए और उसका साथ दे। लेकिन देव और मीरा का रिश्ता महज एक कागजी समझौता था। गले लगना तो दूर की बात थी, अगर देव कभी गलती से मीरा के करीब भी चला जाता तो मीरा उसे ऐसे घूरती मानो वह कोई अपराधी हो। कुछ मिनटों तक श्रेया को गले लगाने के बाद देव को लगा कि अब उसे अलग हो जाना चाहिए। जैसे ही उसने श्रेया को कसकर पकड़ा क्योंकि वह थोड़ी छटपटाने लगी थी। देव, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे सुरक्षित मेरे घर छोड़ दोगे। उस भयानक खौफ से गुजरने के बाद श्रेया ने देव के सीने में मुंह छिपाए हुए बहुत ही कमजोर आवाज में फुसफुसा कर कहा। भले ही देव कितना भी सख्त दिल क्यों न हो, वह जानता था कि अब इस लड़की को सच में आराम की जरूरत है। जैसे ही देव ने उसे खुद से अलग करने के लिए अपने हाथ ढीले किए, श्रेया ने अपनी आंखें खोली। लेकिन आंखें खोलते ही श्रेया का खून सूख गया। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर जमीन पर लेटा हुआ एक अधमरा गुंडा देव की पीठ पर बंदूक तान रहा था। C16 लापरवाही। बंदूक की काली नली देव की पीठ की ओर तनी हुई थी। ये खौफनाक नज़ारा श्रेया की नज़रों से बच नहीं पाया। उसे लगा कि देव ने इस खतरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और ये देखकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। देव, पीछे देखो, ध्यान से। देव को अपने पीछे मौजूद उस खतरे का आभास बहुत पहले ही हो चुका था। उसकी इंद्रियां सेंसस इतनी तेज थी कि पीछे रेंगते हुए गुंडे की हर हरकत उसे पता थी। बस बात इतनी थी कि वह अभी भी श्रेया के गले लगने के सुकून में डूबा हुआ था, इसलिए वह जानबूझकर थोड़ा और समय लेना चाहता था।
हालांकि जब श्रेया ने उस गुंडे को बंदूक तानते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। खौफ और देव को बचाने की तड़प ने उसे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अचानक देव के आलिंगन से बाहर निकली और फिर पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचकर वापस गले लगा लिया। उसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और खुद को देव और उस बंदूक के बीच ढाल की तरह खड़ा कर दिया। देव का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। औरतें सच में सिर्फ जबान से सख्त होती हैं, लेकिन दिल से बहुत केयरिंग होती हैं। देखो, इस लड़की ने एक बार फिर मुझे गले लगा लिया, उसने मजाकिया अंदाज में सोचा। हालांकि अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि श्रेया ने ये सब उसके साथ अपनी जगह बदलने के लिए किया है, ताकि गोली देव को न लगकर उसे लगे। और तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजी। मर जा साले, अपने विक्रम भाई के साथ तू भी नर्क में जा, उस अधमरे गुंडे ने गाली देते हुए ट्रिगर दबा दिया था। जब देव ने ये सुना और कुछ समझ पाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि श्रेया के कंधे से अचानक खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह दर्द से कराह उठी। ठीक उसी पल देव को भी अपने कंधे में एक तेज और चीर देने वाला दर्द महसूस हुआ। गोली श्रेया के कंधे को चीरती हुई देव के कंधे में धंस गई थी। पलक झपकते ही देव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक झटके से श्रेया को सुरक्षित तरीके से जमीन पर लिटाया और अपने पैरों की जोरदार हरकत से वह उस गुंडे की ओर एक विस्फोटक रफ्तार से बढ़ा। किसी तोप के गोले की तरह वह जमीन पर पड़े उस हटे कट्टे गुंडे से जा टकराया। उस जोरदार टक्कर से वह गुंडा 10 मीटर से भी अधिक दूर तक घिसटता हुआ चला गया और अपने पीछे खून का एक खौफनाक निशान छोड़ गया। बूम! वह गुंडा एक कंक्रीट की दीवार से जोर से टकराया। देव बिना रुके हवा में उछला और उसने अपनी एड़ी से उस गुंडे की छाती पर एक ऐसा जानलेवा प्रहार किया कि वह गुंडा तुरंत मलबे के नीचे दब गया और उसकी वहीं मौत हो गई। उस नीच इंसान का काम तमाम करने के बाद देव तेजी से श्रेया के पास वापस लौटा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। देव, देव, तुम्हारा नाम देव है ना? श्रेया के कंधे से लगातार खून बह रहा था। वह बहुत कमजोर दिख रही थी और खून बहने की वजह से उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया था। लेकिन उस भयानक दर्द के बावजूद वह अब भी मुस्कुरा रही थी और देव को बड़ी ही प्यार भरी नजरों से घूर रही थी। चुप रहो, बातें मत करो, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जा रहा हूँ। सोना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, सोना मत। इतना कहकर देव ने श्रेया को अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक और पहरेदार खड़ा था जिसे ऊपर हुए इस खूनी खेल का शायद ही कुछ अंदाजा था। देव को अपनी ओर भागते देख वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही देव ने उल्टे हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह बिना कोई आवाज किए वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वे बाहर आ गए। सौभाग्य से ये गुंडे यहाँ कई गाड़ियों में आए थे। देव को एक कार मिल गई जिसकी चाबी अंदर ही लगी हुई थी। उसने जल्दी से श्रेया को पिछली सीट पर लिटाया, ड्राइविंग सीट पर बैठा, कार स्टॉप की और तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में देव थोड़ा हिचकिचाया। श्रेया को गोली लगी थी। अगर वह उसे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल ले गया तो पुलिस केस बन जाएगा और डॉक्टर सबसे पहले पुलिस को बुलाएंगे, जिससे उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। श्रेया, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जा रहा हूँ। ये सुनकर श्रेया ने दर्द से कराहते हुए धीरे से उसे अपने घर का पता बताया। इसके बाद देव ने गाड़ी की दिशा बदली और तेजी से शहर की ओर निकल पड़ा। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद भी श्रेया ठीक थी। कम से कम वह बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन दर्द से उसकी हालत खराब थी। रास्ते में एक 24 घंटे खुली रहने वाली फार्मेसी के पास से गुजरते हुए देव झटपट अंदर गया और वहां से घाव साफ करने का सामान, पट्टियां, दर्द निवारक गोलियां और कई जरूरी दवाएं खरीद लीं। सौभाग्य से भवानी सिंह ने उसे वह 1 लाख का बैंक कार्ड दे दिया था, वरना इस इमरजेंसी के वक्त वह श्रेया से पैसे मांगने की हालत में तो बिल्कुल नहीं था। जब वे श्रेया के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे तो देव ने लिफ्ट का इंतजार करने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने श्रेया को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से 6ठी मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने श्रेया के पास से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसने बत्ती जलाई, श्रेया को आराम से सोफे पर लिटाया और तुरंत फर्स्ट एड के काम में जुट गया। हालांकि जब उसने श्रेया के कंधे से शर्ट हटाकर उसके घाव को ध्यान से देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह एक बहुत ही मामूली घाव था जो ज्यादा गहरा नहीं था। अजीब बात यह थी कि गोली कहाँ गई? घाव में कोई गोली नहीं थी। श्रेया का घाव साफ करके उस पर पट्टी बांधने के बाद
उसने देखा कि दर्द और थकान की वजह से वह अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और गहरी नींद में सो गई थी। शायद वह अंदर से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि इतनी गहरी नींद में होने के बावजूद वह बड़बड़ा रही थी और नींद में बातें कर रही थी। देव ने एक राहत की सांस ली और उसे सोफे से उठाकर बेडरूम में ले गया। उसे आराम से बिस्तर पर लिटाकर कंबल ओढ़ाने के बाद वह छत से वॉशरूम गया और उसने अपनी शर्ट उतार दी। वह अवाक रह गया। गोली श्रेया के कंधे को छीलती हुई सीधे देव के कंधे में जाकर फंसी हुई थी, जिससे थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, दांत पीसे और पूरी ताकत से अपनी उंगलियों से उस गोली को बाहर खींच लिया। गोली उसके हाथ में आ गई, जिससे उसके कंधे पर एक घाव बन गया था, लेकिन वह इतना मजबूत था कि उसका ज्यादा खून नहीं बहा। धत तेरे की, गोली मुझे लगी, सारा दर्द मैंने सहा, और वो बेचारी ऐसा नाटक कर रही थी जैसे उसकी जान जाने वाली हो। सबसे ज्यादा चोट तो मुझे ही लगी है। श्रेया की वो हालत देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने ही वाली हो। देव ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी आह भरी। यह उसके साथ बहुत नाइंसाफी थी। इस बात ने उसे घबरा दिया था और उसकी सारी भावनाएं, डर और चिंता बेकार चली गई थी। अगली सुबह देव सोफे से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी लार पोंछी और आलस से उठकर बैठ गया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी नींद से भरी लाल आंखों से अपने फोन में समय देखा। सुबह के 9 बज चुके थे। रात भर जागने और खून बहने की वजह से वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सोफे पर ही थोड़ी देर के लिए सो गया था। हालांकि स्क्रीन पर कुछ मिस्ड कॉल देखकर उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। अरे यार, मैं कल पूरी रात घर वापस नहीं गया। क्या मेरी बर्फीली रानी मीरा मुझसे नाराज होकर मुझे घर से निकालने की तैयारी कर रही है? देव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जम्हाई लेना बंद किया और जल्दी से घबराते हुए अपने फोन की ओर देखा। हालांकि जब उसने कॉल लॉग चेक किया तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मिस्ड कॉल मीरा की तरफ से नहीं, बल्कि उस छोटी बच्ची मिष्टी की तरफ से थी। मीरा का एक सिंगल मैसेज तक नहीं था कि वह जिंदा भी है या मर गया। निराश होकर वह भारी मन से सोफे से टिक गया और मीरा का फोन नंबर ढूंढने लगा। वह सोच रहा था कि उसे फोन करे या नहीं। उसने सोचा, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं कल रात घर क्यों नहीं आया? मैंने पूरी रात बाहर गुजारी, क्या उसे जरा सी भी फिक्र नहीं हुई? उसे अंदर से बहुत खालीपन और असफलता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है जो उसकी परवाह करता हो। एक सिगरेट जलाकर देव खिड़की के पास गया। उसने पर्दा हटाया और खिड़की खोल दी। सुबह की ताज़ी और ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसे थोड़ा सुकून मिला। इसी समय श्रेया अपना सिर सहलाते हुए बेडरूम से बाहर आई। उसने चौड़ी टांगों वाली पैंट और एक साफ इस्त्री की हुई सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। वह अपनी पहले जैसी खूबसूरत और शालीन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लुक में लौट आई थी। हालांकि उसकी भौहें अब भी हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। जाहिर है वह पिछली रात के उस खौफनाक अनुभव से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। तुम जाग गए? श्रेया ने उसे खिड़की के पास खड़े देखकर पूछा। देव ने अपना सिर घुमाया और मानो उसका चेहरा पल भर में बदल गया हो। उसके चेहरे पर छाई हुई वो गहरी उदासी और निराशा पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक बेपरवाह और हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, जाग गया, लेकिन मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। श्रेया ने अपने कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही एहसानमंद लहजे में कहा, देव, मैं सच में नहीं जानती कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाकर इंस्पेक्टर शिखा से इस पूरे मामले की सफाई दूंगी और तुम्हारे ऊपर से सारे शक दूर कर दूंगी। देव ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। बेशक वह उस सिद्धि और चिड़चिड़ी महिला पुलिस अधिकारी से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। चूंकि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तो मैं पहले चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, हम संपर्क में रहेंगे। माहौल थोड़ा असहज था, इसलिए देव सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। श्रेया बिना जूते पहने ही नंगे पैर दौड़कर उसके पास आई। इतनी जल्दी मत जाओ, मैं तुम्हें इस एहसान के बदले एक अच्छा सा खाना खिलाना चाहती हूँ। आज इत्तेफाक से वीकेंड शनिवार है, तो मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। श्रेया ने बहुत ही उत्सुकता और उम्मीद भरी नजरों से पूछा। देव ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। वह भी सचमुच चाहता था कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बैठकर आराम से खाना खाए। हालांकि उसे याद आया कि उसने मीरा के साथ उस वैवाहिक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के पहले 5 नियमों पर ही हस्ताक्षर किए थे। पहले 5 नियम तो आसानी से पूरे हो सकते थे, लेकिन उसे अभी तक कोई ढंग की और इज्जतदार नौकरी नहीं मिली थी। शायद किसी और समय चलेंगे। मुझे आज बाहर जाकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी होगी, वरना मैं सच में भूख से मर जाऊंगा।
हालांकि उसके पास अभी भी भवानी सिंह का दिया हुआ 1 लाख रुपए का बैंक कार्ड था, लेकिन वह उस पैसे को अपने निजी ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने इतने वर्षों से अपनी एक कड़क आदत और उसूल बनाए रखा था। वह चाहता तो उस 1 लाख रुपए से दुनिया भर के ऐश कर सकता था। जी हाँ, इन बीते वर्षों में डार्क वर्ल्ड के खूनी तूफानों और बारिशों के बीच जूझते हुए वह हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा था और उसने अरबों की धन संपत्ति अर्जित की थी। देव अकेले ही एक छोटे राष्ट्र देश जितना धनी था। हालांकि इतना अमीर होने के बावजूद वह आज भी फकीर था, क्योंकि वह अपनी मेहनत की सारी कमाई गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों, अनाथालयों और बीमारों के इलाज में दान कर देता था। इसका एक बहुत बड़ा और निजी कारण था, वह स्वयं एक अनाथ था। उसने बचपन में ही बहुत गरीबी और लाचारी देखी थी, इसलिए उसने शपथ ली थी कि जब वह सक्षम और ताकतवर बनेगा तो वह अपनी सारी दौलत उन बेसहाय लोगों की सहायता के लिए समर्पित कर देगा जिनका भाग्य उसके बचपन जैसा ही खराब है। अगर कोई इंसान अपने जीवन के इसी असली लक्ष्य और उसूलों से ही भटक जाए तो उसमें और एक मरी हुई मछली में क्या फर्क रह जाएगा। C17 काम की तलाश। देव के नौकरी ढूंढने की बात सुनकर श्रेया पूरी तरह से दंग रह गई। कल रात उसने देव को अपनी वीरता और खौफनाक ताकत का प्रदर्शन करते देखा था। वह अकेला इतने सारे हथियारों से लैस गुंडों के बीच किसी तूफान की तरह टूट पड़ा था और जरा भी नहीं डरा था। इसके अलावा वह किसी भगवान की तरह हालात को पलटने की ताकत रखता था। अब जब श्रेया उस खौफनाक रात के बारे में सोचती है तो उसका मन अभी भी उथल पुथल होने लगता है। इतना ताकतवर और खतरनाक इंसान नौकरी के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या ऐसे लोगों को भी पैसों की चिंता होती है? श्रेया ने मन ही मन सोचा। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? देव ने अपने जूते पहनते हुए थोड़ी उलझन में पूछा। श्रेया मुस्कुराए और लापरवाही से शू रैक से अपने स्नीकर्स की एक जोड़ी निकाली। उसने बेपरवाही से कहा, अपना काम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? सैलरी कितनी होगी? हफ्ते में कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? क्या तुम हर महीने लाखों रुपए खर्च करने वाली बॉस बनोगी? वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बातें करते रहे। बिल्डिंग से बाहर आने पर भी देव उससे ऐसे ही सवाल पूछता रहा। श्रेया मुस्कुराए, उसने अपना सिर घुमाया और खुद ही आगे बढ़कर देव का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी नौकरी का इंतजाम मैं आज ही कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ खाना खाने चलना होगा। देव थोड़ा हैरान रह गया। श्रेया उसे बिना किसी डर के उस छोटे से आवासीय इलाके रेसिडेंशियल एरिया से बाहर घसीट कर ले जा रही थी। थोड़ी देर घूमने के बाद वे दोनों एक बहुत ही आलीशान और महंगे रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे। श्रेया ने रेस्टोरेंट को देखकर सिर हिलाया और वापस जाने के लिए मुड़ गई। देव, चलो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये जगह बहुत महंगी है और यहाँ पहले से बुकिंग अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। मैं पहले एक बार अपने बॉस के साथ मीटिंग के लिए यहाँ आई थी। हालांकि यहाँ का खाना बहुत ही शानदार होता है, लेकिन आज वीकेंड शनिवार है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि अंदर बहुत भीड़ होगी। जब श्रेया ने मुड़कर देखा तो देव दरवाजे पर ही बेसुध खड़ा था, इसलिए वह वापस उसके पास आ गई। लेकिन देव ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ अपना पेट सहलाया और बोला, अगर खाना शानदार है तो फिर यहीं चलते हैं। मुझे इतनी भूख लगी है कि मेरा पेट मेरी पीठ से चिपक गया है। इतना कहकर उसने रेस्टोरेंट का भारी कांच का दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। श्रेया के पास उसके पीछे अंदर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आप दोनों का स्वागत है सर। क्षमा कीजिए, क्या आपकी पहले से कोई टेबल बुक है? दरवाजे पर खड़ी एक लंबी और खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही पेशेवर अंदाज में पूछा। यहाँ की सर्विस वाकई बेहद उच्च स्तर हाई क्लास की थी। देव ने ना में सिर हिलाया। उसने रेस्टोरेंट में चारों और नज़र घुमाए और देखा कि खिड़की के पास वाली एक टेबल खाली थी। वह अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ बोला, सुंदर लड़की, क्या मैं बिना बुकिंग के वो वाली टेबल ले सकता हूँ? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी और बहुत ही विनम्रता से माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए सर, लेकिन वीकेंड पर हमारे यहाँ बिना एडवांस बुकिंग के टेबल नहीं मिल सकती। क्या वह जगह खाली नहीं है? मैं बस जल्दी से खाना खाकर चला जाऊँगा। मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारी टेबल नहीं रोकूंगा। बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए मैं कोई और रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए धक्के नहीं खाना चाहता। कैसा रहेगा मेरी प्यारी दोस्त? वैसे देखा जाए तो देव अब भी बेहद आकर्षक और हैंडसम था, खासकर उसकी वह जानी पहचानी मुस्कान जिसमें किसी को भी सम्मोहित कर लेने वाला जादू था।
एक जमाने में डार्क वर्ल्ड की बड़ी बड़ी और खूबसूरत हत्यारिनें भी उसकी इसी मुस्कान पर फिदा हो जाती थीं। यहाँ तक कि कुछ देशों की रानियों ने भी उसके सामने घुटने टेककर उसका प्यार पाने की भीख मांगी थी। मुझे सच में बहुत खेद है महोदय, मैं नियमों के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर आप चाहें तो हमारे वेटिंग लाउंज में आराम कर सकते हैं, जब तक कोई टेबल खाली न हो जाए। हकीकत ने देव के अहंकार पर एक करारा तमाचा मारा। उस रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही चतुराई और तमीज से देव को मना कर दिया था। तभी श्रेया आगे आए और उसने अपने पर्स से एक सफ़ेद रंग का वीआईपी कार्ड निकालते हुए धीरे से कहा, नमस्ते, क्या मैं इस कार्ड के जरिए वो टेबल ले सकती हूँ? जब रिसेप्शनिस्ट ने श्रेया के हाथ में वह वीआईपी कार्ड देखा तो उसने तुरंत एक सम्मानजनक नज़र से श्रेया को देखा और झुककर सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल मैम, कृपया मेरे साथ आइए। देव पूरी तरह स्तब्ध रह गया और उसे थोड़ी असहजता और शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तो हद हो गई, इसके पास पहले से ही वीआईपी कार्ड था, तो इसने मुझे अपनी बेइज्जती कराने क्यों दी? अगर मैंने जरा सी भी अक्कड़ दिखाई होती तो ये रिसेप्शनिस्ट मुझे बाहर निकाल देती। टेबल पर बैठते ही देव ने थोड़ी चिढ़ के साथ पूछा, जब तुम्हारे पास इतने हाई क्लास रेस्टोरेंट का वीआईपी कार्ड था तो तुमने इसे पहले बाहर क्यों नहीं निकाला? तुमने मुझे मना क्यों करने दिया? श्रेया ने बहुत ही मासूमियत भरा चेहरा बनाते हुए वह कार्ड देव के सामने लहराया। ये कार्ड मेरा नहीं है, मेरे बॉस का है। पिछली बार मीटिंग के बाद मैं इसे वापस देना भूल गई थी। मैंने इसे अपने पर्स में रख लिया था, लेकिन वापस करने का समय ही नहीं मिला। और मुझे दूसरों की चीज़ें या उनका रसूख इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। इस बात को सुनकर देव को आखिरकार पूरी बात समझ आ गई और उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक उसूलों वाली लड़की उसके लिए अपने ही नियमों को तोड़ देगी। हे, इतनी खूबसूरत लड़की द्वारा इस तरह की इज्जत दिए जाने से देव के उस घाव पर मरहम लग गया था, जो मीरा के ठंडे बर्ताव की वजह से उसके दिल पर लगा था। लेकिन जब देव ने मेन्यू कार्ड उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि श्रेया ने इस जगह को बहुत महंगा कहा था। देव की मौजूदा हालत यह थी कि वह सड़क किनारे किसी ढाबे पर ही खाना खा सकता था। अब जाकर देव को एहसास हुआ कि श्रेया कंजूस नहीं थी, बल्कि यह रेस्टोरेंट ही लूटने के लिए खुला था। गोल्डन फ्राइड राइस की एक प्लेट की कीमत यहाँ 2800 रुपये थी। मीट मांस वाले साधारण व्यंजनों की कीमत कम से कम 10,000 रुपये से शुरू हो रही थी। वहीं यहाँ की सबसे खास डिश सिग्नेचर डिश सीक्रेट स्टेक की कीमत एक सर्विंग के लिए 38,800 रुपये थी, और वो भी डिस्काउंट के बाद। मैम, आप बस मुझे बता दीजिए कि आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे। एक वेटर चलकर आया और बहुत ही सम्मान के साथ टेबल के एक तरफ खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और नम्र थी, ताकि आसपास बैठे दूसरे हाई प्रोफाइल मेहमानों को कोई परेशानी न हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रेस्टोरेंट का माहौल एम्बियंस वाकई बेमिसाल था। यहाँ की सजावट इतनी भव्य थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे किसी शाही महल में बैठे हों। इन व्यंजनों की इतनी ज्यादा कीमत का असली कारण यहाँ का यही शानदार माहौल और सर्विस थी। ओह, ठीक है, मेरे लिए 2 सीक्रेट स्टेक और पीने के लिए आफ्टरनून सनशाइन एक खास मॉकटेल की एक बोतल ले आना। इतना कहकर श्रेया ने मेन्यू नीचे रख दिया और देव से पूछा, क्या तुम कोई रेड वाइन पीना चाहोगे? मुझे दोपहर में शराब पीने की आदत नहीं है। देव ने तुरंत ना में सिर हिलाया। वह वैसे भी दिन में शराब नहीं पीता था, और सबसे बड़ी बात, इस मेन्यू के रेट देखकर देव में गोल्डन फ्राइड राइस का एक और सर्विंग ऑर्डर करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और वेटर से कहा, मेरे लिए सिर्फ गोल्डन फ्राइड राइस की एक प्लेट ले आना। हाँ, लेकिन उसमें चावल की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखना। वेटर ने देव को बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देखा। ये पक्का करने के बाद कि देव कोई मजाक नहीं कर रहा है, उसने झुककर अभिवादन किया और ऑर्डर लेने चला गया। देव, क्या तुमने अपना ऑर्डर दे दिया? श्रेया ने जाते हुए वेटर को देखा और फिर थोड़ी उलझन के साथ देव से पूछा। हाँ, मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। मैं तुम्हारे कुछ पैसे बचाना चाहता हूँ। देव की बातें सुनकर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। हालांकि यहाँ की स्टेक की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिलायंस ग्रुप की एक मैनेजर के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि उसे इस तरह के महंगे रेस्टोरेंट पसंद नहीं थे। उसे सिर्फ यहाँ का खाना अच्छा लगता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत नीचे से शुरुआत की थी। वह अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर चुकी थी और उसने गरीबी का कड़वा स्वाद चखा था। अपने संघर्ष के शुरुआती सालों में
वह ज्यादातर समय सिर्फ मैगी या सस्ते नूडल्स खाकर ही अपना गुजारा करती थी। पैसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने बिना किसी साइड डिश के सिर्फ चावल ऑर्डर किए हैं। तुम और क्या खाना चाहोगे? देव ने बड़े ही शांत भाव से कहा, क्या तुमने अभी अभी 2 स्टेक ऑर्डर नहीं किए थे? क्या तुम दोनों स्टेक अकेले खाने वाली हो? श्रेया पूरी तरह से अवाक रह गई। देव की इस अजीब सोच ने उसे मात दे दी थी। इस रेस्टोरेंट में एक स्टेक की मात्रा बहुत ही कम, सिर्फ चखने लायक होती थी, इसलिए अगर वह दोनों स्टेक अकेले खा लेती तो ये किसी के लिए भी अजीब नहीं होता। जब स्टेक टेबल पर परोसे गए, तब जाकर देव को समझ आया कि श्रेया ने 2 सर्विंग क्यों मंगवाई थी। प्लेट में स्टेक का वह छोटा सा टुकड़ा देखकर देव को रोने का मन हुआ। ये तो बहुत ही बड़ा धोखा था। देव को लगा कि स्टेक के ये 2 छोटे छोटे टुकड़े उसके लिए सिर्फ एक स्टार्टर, एपेटाइजर के रूप में ही काम आ सकते हैं, पेट भरने के लिए नहीं। लेकिन जब उसका गोल्डन फ्राइड राइस परोसा गया तो देव ने राहत की सांस ली। वेटर ने देव के कहने पर चावल की मात्रा सच में बढ़ा दी थी। वह देखने में बहुत ही लजीज लग रहा था और उसका स्वाद भी बेहद शानदार था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही देव की प्लेट पूरी तरह खाली हो गई। श्रेया ने बहुत ही दया भरी नजरों से देव की ओर देखा और चुपचाप अपनी प्लेट का एक स्टेक देव के सामने खिसका दिया। तुम मेरा वाला भी खा लो। अगर पेट न भरे तो वेटर को बुलाकर और ऑर्डर कर लेना। मेरे लिए पैसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि श्रेया इतनी उदारता दिखा रही थी, इसलिए देव ने भी ज्यादा शराफत दिखाने का नाटक नहीं किया। उसने झट से वह स्टेक खा लिया, एक और प्लेट गोल्डन फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया और मज़े से खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे दोनों खाते पीते और बातें करते गए, उनके बीच की हिचकिचाहट दूर होती गई और वे एक दूसरे के साथ काफ़ी सहज कंफर्टेबल महसूस करने लगे। अरे श्रेया! तभी एक तेज़ और तीखी आवाज़ गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत और महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए लड़की उनकी टेबल की ओर आ रही थी। जब श्रेया ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत ही घृणा और चिढ़ का भाव आ गया। तुम्हारी दोस्त है क्या? मैं उसे यहाँ बुला लूँ? देव बड़े बड़े निवालों में चावल खा रहा था, इसलिए उसके मुंह से आवाज़ थोड़ी अस्पष्ट आ रही थी। श्रेया ने ना में सिर हिलाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसने बहुत ही भारी और ठंडी आवाज़ में कहा, उसे इग्नोर करो, मैं उसे नहीं जानती। उस लड़की ने एक बार फिर आवाज़ लगाई, लेकिन जब श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके चेहरे पर नाराज़गी छा गई। वह सीधे उन दोनों की टेबल के पास आए और अपना लाखों रुपए का महंगा डिज़ाइनर हैंडबैग जोर से मेज़ पर पटक दिया। अरे वाह, क्या बात है! तुम दोनों ने इस महंगे रेस्टोरेंट में आकर बस एक स्टेक और एक प्लेट सस्ते से चावल मंगवाए हैं। ये तो बहुत ही घटिया और कंजूसी वाली बात है ना? उस लड़की की आवाज़ में घमंड और श्रेया के लिए साफ उपहास मजाक झलक रहा था। ये सुनकर देव ने अपनी भौहें चढ़ाईं और बड़े ही तीखे लहजे में कहा, मैडम, क्या तुम्हें गणित मैथ्स किसी पिटी टीचर ने पढ़ाई थी? हमने 2 स्टेक और चावल की 3 प्लेट खाए हैं। तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? C18 औरतों के बीच की दुश्मनी। उस महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने लड़की ने बहुत ही तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया। उसका चेहरा घमंड और घृणा से भरा हुआ था। हे, क्या मजाक है? इतने महंगे रेस्टोरेंट में आकर इस तरह का सस्ता खाना खा रही हो। अफसोस, मुझे सच में तुम गरीब लोगों की सोच कभी समझ नहीं आती। श्रेया ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसने अपना सिर उठाया, उस लड़की को तीखी नज़र से घूर कर देखा और बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज़ में कहा, सोनल, मैं क्या खाती हूँ या क्या पीती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। कृपया हमारी टेबल से चली जाओ। देव अपनी जगह पर आराम से बैठा ये सब बहुत स्पष्ट रूप से देख और सुन रहा था। ये सोनल नाम की लड़की श्रेया की दोस्त तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि किसी जानी दुश्मन जैसी लग रही थी। सोनल के हाव भाव और उसके बात करने के तरीके से साफ था कि वह जब भी श्रेया से मिलती होगी, उसका मजाक उड़ाती होगी, उसे चिढ़ाती होगी और नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती होगी। ये लड़की यहाँ सिर्फ और सिर्फ तमाशा खड़ा करने और श्रेया को परेशान करने आई थी। बिल्कुल सही कहा। तुम क्या खाती हो और कैसे गुजारा करती हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम्हारा वो घटिया खाना खत्म हो चुका है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सोनल ने बड़ी ही नज़ाकत से अपना हाथ हिलाया। तभी देव और श्रेया ने देखा कि एक लंबा, सुंदर और महंगे सूट में सजा हुआ युवक उनकी टेबल की ओर आ रहा था। हालांकि जब उस युवक ने श्रेया को देखा तो उन दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली और माहौल तुरंत बहुत ही अजीब और असहज हो गया। बेबी, देखो, मैंने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूर्व प्रेमिका को देखा। तुमने उसे नमस्ते क्यों नहीं कहा?
आखिर तुम दोनों पुराने कॉलेज के साथी भी तो रहे हो। ये कहते हुए सोनल के होठों के कोने एक बहुत ही तीखी और जहरीली मुस्कान में मुड़ गए और उसने उस युवक को कोहनी मारते हुए ताना मारा। अरे श्रेया, नमस्कार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। सच में क्या संयोग है। वह युवक और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया, मानो वह सोनल से बहुत डरा हुआ हो या उसके इशारों पर नाचता हो। जब उसने श्रेया का अभिवादन किया तो उसकी नजरें बार बार घबराहट में सोनल के चेहरे पर टिक रही थी। श्रेया की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया था। उसने अपने होंठ दबाए और बस एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ जवाब दिया। देव चुपचाप बैठकर एक दर्शक की तरह ये सारा तमाशा देख रहा था और साथ ही अपने गोल्डन फ्राइड राइस के मजे ले रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इन सो कॉल्ड हाई क्लास लोगों की जिंदगी और उनके ड्रामे कितने अजीब और जटिल होते हैं। एक पल के लिए देव को श्रेया के निजी जीवन लव लाइफ के बारे में जानकर थोड़ा अजीब लगा। श्रेया, मेरे होने वाले पति ने तुम्हें नमस्कार किया है और देखो तुम्हारा रवैया, क्या बात है। जो बीत गया सो बीत गया, फिर भी तुम अपने मन में बैर रखे हुए हो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही छोटी सोच वाली नहीं हो रही हो। सोनल श्रेया की टेबल के पास खड़ी लगातार ताने मारती रही। ऐसा लग रहा था मानो जब तक वह श्रेया को सबके सामने बेइज्जत करके रुला न दे तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। औरतों के बीच की ये दुश्मनी सच में बहुत ही खौफनाक और जहरीली थी। देव ने अपना सिर हिलाया और अपना थोड़ा ठंडा हो चुका स्टेक खाकर अपना भोजन पूरा किया। सोनल, क्या तुम्हारा ये घटिया नाटक खत्म हो गया। मैं अपने दोस्त के साथ खाना खा रही हूँ। क्या तुम कृपया यहाँ से चली जाओगी और हमें शांति से बैठने दोगी। श्रेया का चरित्र और उसका धैर्य सच में कोई साधारण बात नहीं थी। यह एक ऐसी मानसिक मजबूती थी जो आम लोगों में नहीं होती। सोनल के इतने भद्दे और लगातार उकसाने वाले तानों के बावजूद वह शांत बनी रही और उसने अपना आपा नहीं खोया। यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। हालांकि सोनल को श्रेया की इस शांति की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने देव की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपना मुंह पोंछ रहा था, और सोनल के चेहरे पर देव के लिए भी साफ तिरस्कार का भाव था। सुनो श्रेया, मैं मानती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है और अब वह तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सड़क से उठाकर किसी भी ऐसे वैसे आदमी के साथ काम चला लोगी। ये कैसा भिखारी सा आदमी है। अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें किसी ढंग के आदमी से मिलवा दूं। ये सुनते ही देव की भौहें तन गईं। उसने तुरंत अपने नैपकिन को नीचे रख दिया। वह चुपचाप अपना खाना खा रहा था और उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। वह किसी अच्छे बच्चे से भी ज्यादा आज्ञाकारी बनकर बैठा था। फिर भी बिना बात के उसके ऊपर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा था। किसी भी ऐसे वैसे आदमी से इस चुड़ैल का क्या मतलब था। अरे अरे मैडम जी, अपने दांत साफ किए बिना इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। आसपास का माहौल प्रदूषित हो रहा है। देव ने अपना मुंह पोंछा, कुर्सी पर पीछे की ओर आराम से टिका, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे बेपरवाही से सुलगा लिया। ठीक उसी समय एक वेटर आया और श्रेया के लिए उसके ऑर्डर की हुई कॉकटेल आफ्टरनून सनशाइन लेकर आया। जब वेटर ने देव को सिगरेट पीते देखा तो उसने बहुत ही नम्रता से उसे याद दिलाया कि यह एक नो स्मोकिंग जोन है। देव ने बिना कोई बहस किए सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका और उसे अपने जूते से मसल दिया। मैम, कृपया अपनी ड्रिंक का आनंद लें, वेटर ने आदरपूर्वक श्रेया से कहा और वहां से चला गया। श्रेया सोनल की बातों से सच में बहुत नाराज हो चुकी थी। उसने वेटर को संक्षेप में धन्यवाद दिया और फिर अपना गिलास उठाकर एक घूंट पीते हुए बहुत ही सख्त लहजे में कहा, सोनल, यह एक सार्वजनिक पब्लिक और बहुत ही क्लास वाला रेस्टोरेंट है। यहाँ बीच रेस्टोरेंट में खड़े होकर अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो। ये तमाशा हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। सोनल ने बहुत ही तिरस्कारपूर्ण अंदाज में मेज पर अपना हाथ पटका और श्रेया पर ताना मारते हुए कहा, हे, क्या तुम्हें अभी भी अपनी इज्जत की फिक्र है। मैंने इस टेबल के लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग अपॉइंटमेंट ले रखी थी और तुम्हारा इस टेबल पर कब्जा करके बैठना पहले से ही बहुत बड़ी बेशर्मी है। अपनी ड्रिंक जल्दी खत्म करो और यहाँ से दफा हो जाओ। श्रेया का स्वभाव भले ही शांत था, लेकिन अब वह खुद को और रोक नहीं पाई। उसने अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को हल्का सा घुमाया और एक बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ करना। ये टेबल मुझे पहले मिली थी और मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम मुझे यहाँ से भगाने के काबिल नहीं हो। इतना कहते ही श्रेया पूरे आत्मविश्वास और गर्व के साथ अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सोनल के लिए जरा भी डर नहीं था
और उसकी एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रोफेशनल आभा औरत वाली बॉस वाइब तुरंत प्रकट हो गई। इस वक्त उसका आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ गया था। अगर तुम दोनों भिखारियों की तरह यहाँ से नहीं जा रहे हो तो फिर मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। सोनल ने अपना सिर घुमाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, वेटर, मैनेजर, इधर आओ और देखो इन लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है। जब सोनल इतनी जोर से चिल्लाई तो रेस्टोरेंट में बैठे कई वीआईपी ग्राहकों ने मुड़कर उसे बहुत ही अजीब और चिड़ी हुई नजरों से देखा। ये चीख पुकार सुनकर 4 वेटर और एक महिला होस्टेस सुपरवाइजर एक साथ दौड़कर उस टेबल की ओर आए। महोदया, क्या समस्या है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उनमें से जो महिला सुपरवाइजर थी उसने बहुत ही शांत और पेशेवर अंदाज में पूछा। समस्या? ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कल ही तुम्हारे यहाँ इस खास टेबल के लिए एडवांस बुकिंग की थी, फिर यह औरत यहाँ कैसे बैठी है? सोनल ने बेहद गंभीर और घमंडी भाव से श्रेया और देव की ओर उंगली उठाते हुए ठंडी आवाज में सुपरवाइजर से सवाल किया। महिला सुपरवाइजर ने टेबल की ओर एक नज़र डाली और तुरंत उसकी भौहें तन गईं। उसने अपना सिर घुमाकर अपने वेटर से पूछा, ये टेबल इन लोगों को किसने दी है? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वही लंबी रिसेप्शनिस्ट लड़की जिसने देव को मना किया था, डरते हुए कमजोर कदमों से आगे आई। मैम, मैंने दी है। जब देव और श्रेया अंदर आए थे तो उसी लड़की ने उनका स्वागत किया था। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिख रहे थे और उसने अपना हाथ उठाया। तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें पता है कि वीकेंड पर यह टेबल पहले से ही बुक आरक्षित थी। तुम ग्राहकों को कैसे हैंडल करती हो? अगर तुम इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती तो तुम यहाँ नौकरी करने के लायक नहीं हो। सुपरवाइजर अपने ग्राहकों से बात करते समय तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अपने स्टाफ को सरेआम डांटने और बेइज्जत करने में वह जरा भी संकोच नहीं करती थी। सबके सामने इतनी बुरी तरह डांट पड़ने से वह बेचारी रिसेप्शनिस्ट लड़की रोने लगी और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। श्रेया से ये सब नहीं देखा गया। वह उस बेचारी लड़की की डांट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। श्रेया ने तुरंत अपने पास से वह सफ़ेद वीआईपी कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसने सुपरवाइजर से बहुत ही सख्त लहजे में कहा, तमाशा और अपनी स्टाफ को डांटना बंद करो। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। मैंने इस वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल करके ये टेबल ली थी। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? टेबल पर रखा वह सफ़ेद वीआईपी कार्ड देखते ही सुपरवाइजर के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। फिर उसने बहुत ही प्रोफेशनल मुस्कान के साथ सोनल से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैम, मुझे बहुत खेद है, लेकिन इन मैम के पास हमारे रेस्टोरेंट का वाइट वीआईपी कार्ड है, इसलिए इनके पास बिना बुकिंग के किसी भी समय कोई भी खाली टेबल लेने का अधिकार विशेषाधिकार है। सोनल ने एक बेहद तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ अपने पास से एक चमकता हुआ चांदी का कार्ड, सिल्वर कार्ड निकाला और उसे सुपरवाइजर के मुंह के सामने लहराते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। सफ़ेद कार्ड और इस सिल्वर कार्ड के बीच का अंतर पहचानो। सोनल के हाथ में वह एक्सक्लूसिव सिल्वर कार्ड देखकर सुपरवाइजर का चेहरा पल भर में बदल गया। वह चौंक कर बोली, माफ़ कीजिए महोदया, ये पूरी तरह से हमारी गलती है। मुझे नहीं पता था कि आपके पास सिल्वर कार्ड है। मैं तुरंत आपके लिए इस टेबल की व्यवस्था करती हूँ। जैसे ही सुपरवाइजर टेबल खाली करवाने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, सोनल ने घमंड से अपना हाथ हिलाकर कहा, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने ये जगह पहले ही बुक कर ली थी, तो अब इन्हें मेरी नज़रों के सामने से बेइज्जत करके बाहर निकालो। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि सोनल का असली मकसद खाना खाना नहीं, बल्कि श्रेया को सबके सामने अपमानित करना और उसे नीचा दिखाना था, और तभी उसे शांति मिलती। ये सुनकर सुपरवाइजर को बहुत ही ज्यादा असहजता महसूस हुई। एक तरफ वाइट वीआईपी कार्ड था और दूसरी तरफ उससे भी बड़ा सिल्वर कार्ड। वह उन दोनों में से किसी भी वीआईपी ग्राहक को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन रेस्टोरेंट की पॉलिसी के हिसाब से सिल्वर कार्ड की अहमियत ज्यादा थी। और हाँ, ज्यादा चिंता मत करो, वो जो सफ़ेद कार्ड यह औरत दिखा रही है वो इसका अपना नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी के एक सीनियर बॉस का है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद सिस्टम में इसका नाम चेक कर लो। सोनल ने बहुत ही तीखा व्यंग्य करते हुए और बड़े ही आत्मसंतुष्ट घमंडी भाव से अपने महंगे नेल पॉलिश वाले नाखूनों को देखते हुए कहा, सच में कितनी बेशर्म है, किसी और के कार्ड का इस्तेमाल करके बड़े रेस्टोरेंट में आकर दिखावा करना। ये तो वाकई बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है। सोनल श्रेया के साथ ही रिलायंस ग्रुप में काम करती थी। बेशक वह जानती थी कि श्रेया के हाथ में जो सफ़ेद कार्ड था वह उसका नहीं था, बल्कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर का था।
और सोनल के पास सिल्वर कार्ड होने का कारण ये था कि कंपनी में उसका पद पोजीशन श्रेया से काफी ऊंचा था। हालांकि वह सीधे तौर पर श्रेया की बॉस नहीं थी, फिर भी वह मैनेजमेंट लेवल में श्रेया से एक पद ऊपर थी। C19 निकाल दिया गया। ये सुनकर सुपरवाइजर ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और श्रेया की ओर मुड़कर नकली मुस्कान के साथ कहा, मैम कृपया वेरिफिकेशन सत्यापन के लिए कार्ड मुझे दे दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं, कार्ड मेरा नहीं है। हालांकि श्रेया अपनी कुर्सी से उठी नहीं। मैं चली जाऊंगी, लेकिन कोई मुझे यहाँ से बेइज्जत करके भगा नहीं सकता, उसने दृढ़ता से कहा। किसी को भी बीच रेस्टोरेंट से इस तरह भगाया जाना बर्दाश्त नहीं होता। यह उनके लिए सचमुच एक बहुत बड़ा अपमान था। इसके अलावा उसने अपने दोस्त को खाना खिलाने के लिए इस जगह को चुना था, न कि किसी तमाशे का हिस्सा बनने के लिए। सोनल मैम, क्या मैं आपके लिए एक प्राइवेट VIP रूम बुक करा दूं? ये हमारी ओर से एक छोटी सी माफ़ी होगी। आपका क्या ख्याल है? सुपरवाइजर एक कठिन परिस्थिति में फंस गई थी, इसलिए वह केवल सोनल की राय ही मान सकती थी। नहीं, मुझे यही टेबल चाहिए। अगर तुम इतना सा काम नहीं कर सकती, तो अपने मैनेजर को बुलाकर मुझे कारण बताओ कि तुम उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल रही हो। इतना कहकर सोनल ने पास की एक कुर्सी खींची और घमंड से बैठ गई। उसके बगल में खड़े युवक राजीव ने श्रेया से कहा, श्रेया, वैसे भी तुम लोगों का खाना लगभग खत्म हो चुका है, तो तुम पहले क्यों नहीं चली जाती? इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा मत खड़ा करो। हमारे बीच पहले से ही बहुत सारी गलतफहमियां हैं। श्रेया ने राजीव को ठंडी और नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए गंभीर स्वर में कहा, मेरे और तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हें हमारे बीच सुलह कराने या बीच बचाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और न ही तुम इसके लायक हो। राजीव ने एक गहरी सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्रेया, तुम बहुत बदल गई हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तब तुम बहुत समझदार और सहानुभूति रखने वाली थी, लेकिन अब। इतना कहकर राजीव ने निराशा जताते हुए अपना सिर हिला दिया। शुरुआत में श्रेया का मूड अपेक्षाकृत स्थिर था, लेकिन जब उसने उस युवक को अपने चरित्र और बीते हुए कल के बारे में बात करते सुना, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत अपने सामने रखा कॉकटेल का गिलास उठाया और पूरी ड्रिंक राजीव के चेहरे पर उड़ेल दी। राजीव झेपते हुए पीछे हटा और जल्दबाजी में अपना चेहरा पोंछने लगा, तभी उसके महंगे सूट पर शराब के छींटे पड़ गए। वह गुस्से से उठा और श्रेया की ओर उंगली उठाते हुए उसे फटकारने लगा, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना बेशर्म और घटिया नहीं देखा। तुम मुझसे किस बात पर लड़ रही हो? कंपनी में मैं तुम्हारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हूँ, और रिश्तों की बात करें तो तुम एक ऐसी निकम्मी औरत हो जिसे मैंने छोड़ दिया है। और जहाँ तक तुम्हारी औकात की बात है, तो तुम किसी और का कार्ड चुराकर यहाँ आए हो। ये सब झूठा दिखावा क्यों कर रही हो? कोई भी औरत ऐसे घिनौने शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। श्रेया का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। असल में वह केवल देव के साथ शांति से भोजन करना चाहती थी, बस इतना ही। उनका वीकेंड खुशनुमा होना चाहिए था। किसने सोचा होगा कि उनका सामना सोनल जैसी शातिर महिला और राजीव जैसे घिनौने इंसान से होगा। सोनल, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैंने कभी इस आदमी के पीछे पड़ने या इसे वापस पाने की कोशिश नहीं की। तुम ही हो जो हर समय मेरी बदनामी करती रहती हो, है ना? तो फिर तुम हमें ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हारे और मैनेजर चेन के बीच दफ्तर के केबिन में क्या चल रहा था? श्रेया के इन शब्दों से सोनल के चेहरे का भाव जबरदस्त तरीके से बदल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास खड़े लोगों और वेटर्स की निगाहें बदल गई हैं, और वे उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। यहाँ तक कि राजीव भी अब सोनल को गहरे संदेह भरी नज़रों से देखने लगा था। बकवास। श्रेया, अगर तूने बकवास करना बंद नहीं किया, तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ये कहने के बाद सोनल गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली थी कि श्रेया ने झटके से उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सोनल का चेहरा हैरानी और दर्द से भरा हुआ था। उसने अपने दांत पीसते हुए एक गुस्सैल गायन की तरह श्रेया की ओर उंगली उठाई और चीखी, राजीव, क्या तुम अंधे हो? ये औरत मुझे मार रही है और तुम खड़े देख रहे हो। ये सुनकर राजीव स्तब्ध रह गया। उसने गुस्से में श्रेया को उसकी सीट पर जोर से धक्का दिया और बहुत ही कठोर स्वर में कहा, श्रेया, अगर तुम अपनी बदतमीजी जारी रखोगी तो मुझे हाथ उठाने के लिए दोष मत देना। श्रेया ने एक गहरी आह भरी और अपनी कुर्सी से उठने ही वाली थी कि देखे राजीव उसका क्या बिगाड़ लेगा। आसपास मौजूद रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक राजीव के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली।
क्रैश! उसका सिर एक बड़े और भारी हाथ से पकड़ा गया और उसे सीधा उस प्लेट जिसमें स्टेक रखा था पर जोर से दे मारा गया। राजीव का चेहरा प्लेट और खाने में बुरी तरह रगड़ा गया और वह दर्द से आगे पीछे छटपटाने लगा। देव ने अपने चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान लिए कहा, औरतों पर हाथ उठाना सीख रहा है, मादरचोद। तुझमें तो बहुत टैलेंट है। ले, थोड़ा और खा। ये खाना खाने के बाद तेरे अंदर औरतों को पीटने की और ज्यादा ताकत आ जाएगी। इस भयानक दृश्य ने पूरे रेस्टोरेंट में तुरंत ही हंगामा खड़ा कर दिया। महंगा सूट पहने हुए एक व्यक्ति मैनेजर और 2 सुरक्षा गार्ड दौड़कर पास आए और झट से राजीव को देव की लोहे जैसी पकड़ से पीछे खींचा। राजीव का चेहरा खून और खाने से लथपथ था। वह दर्द और गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, यह क्या मजाक चल रहा है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सूट पहने वह आदमी इस रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर लियू था। उसने बेहद गंभीर और गुस्से वाले चेहरे के साथ उस स्तब्ध खड़ी महिला सुपरवाइजर पर चिल्लाया। सुपरवाइजर कांपते हुए चलकर उसके पास गई और उसे पूरी स्थिति का संक्षिप्त विवरण शॉर्ट समरी दिया। मैनेजर लियू, आप मुझे ये कैसे समझाएंगे कि आपके रेस्टोरेंट में इस तरह के गुंडे कैसे घुस आए? मैनेजर को देखते ही सोनल गुस्से से चिल्ला उठी। सूट पहने उस व्यक्ति मैनेजर लियू के चेहरे पर तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, सोनल मैम, कृपया शांत हो जाए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इस मामले का पूरा संतोषजनक जवाब दूंगा। फिर मैनेजर लियू ने देव के सामने आकर बहुत ही कड़क और गंभीर स्वर में कहा, कृपया तुरंत हमारे रेस्टोरेंट से बाहर चले जाए, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे और आपको बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। आपकी वजह से हमारे अन्य वीआईपी ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। कृपया हमारे साथ लाउंज में आइए, जहां हम हिसाब चुकता करेंगे। हालात इतने बिगड़ते देख श्रेया को बहुत बुरा लगा। उसे डर था कि देव भी इसमें फंस जाएगा, इसलिए वह खड़ी हो गई और बोली, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। मेरे दोस्त का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। सूट पहने उस व्यक्ति मैनेजर ने ठंडे स्वर में कहा, किसी को बुरी तरह पीटने का मामला आपके दोस्त से ही जुड़ा है, मैम। और जहां तक आपकी बात है, तो आपने किसी और की वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल करके हमारे स्टोर के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है, इसलिए हमने आपको पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैनेजर ने एक बहुत ही तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका रवैया देव और श्रेया के प्रति बेहद कठोर था। उसके इशारे पर कुछ सुरक्षा गार्ड भी देव की ओर बढ़े। सड़क छाप गुंडे, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और देखूंगा कि तू जेल में कैसे सड़ता है। राजीव ने देव की ओर इशारा करते हुए उसे बेरहमी से फटकारा। फिर मुड़कर उसने श्रेया से कहा, हम्फ, घटिया औरत, तेरे जैसी औरत तो इन गुंडों के साथ ही रहने लायक है। ऐसे सड़क छाप गिरोहों में ही तो तेरी असली जगह है। हुर हुर, देखते हैं इस बार तुम दोनों भिखारियों को कौन बचाता है। सोनल ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा और घमंड से मुस्कुराई। रुको, देव ने बेपरवाही से हाथ हिलाकर दोनों सुरक्षा गार्डों को पीछे धकेल दिया। वह मैनेजर के पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरी आज़ादी छीनने और मुझे यहाँ रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैनेजर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुमने हमारे एक वीआईपी ग्राहक को सरेआम पीटा है और इस महिला ने किसी और का वीआईपी कार्ड चुराकर इस्तेमाल किया है। तुम्हारे ये काम बेहद घटिया और गैरकानूनी है, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सुनकर देव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन शर्त ये थी कि मैं अपना खाना शांति से खा रहा था। अगर 2 पागल कुत्ते तुम्हारे पास आकर तुम पर भौंकने लगे और तुम्हें काटने दौड़े, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या तुम उन कुत्तों को लात मारकर नहीं भगाओगे? सोनल और राजीव ये सुनकर इतने गुस्से में थे कि वे देव को सबक सिखाने के लिए उस पर टूट पड़ना चाहते थे। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उन्हें पागल कुत्ता कहने की? मैनेजर ने तुरंत उन दोनों को रोका और उन्हें शांत करते हुए देव को सजा दिलाने का वादा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? तुम्हारे पास न तो कोई बुकिंग अपॉइंटमेंट है और न ही कोई वीआईपी कार्ड। यहाँ बैठकर किसी और की जगह लेने की तुम्हारी कोई हैसियत योग्यता नहीं है। फिर हमारे ग्राहकों को पीटने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैनेजर को लगा कि वह अब तक बहुत नरमी से पेश आ रहा था। अगर आसपास इतने वीआईपी ग्राहक न होते तो वह अपने बाउंसरों को आदेश देकर पहले उस गुंडे देव को पीट कर जमीन पर गिरा देता और फिर पुलिस को बुलाता। इन भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई उसके हाई क्लास रेस्टोरेंट में आकर तमाशा करने की? मैनेजर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसे अपना पद और नौकरी कैसे बचानी है।
सोनल एक सम्मानित वीआईपी अतिथि थी जिसके पास सिल्वर कार्ड था, इसलिए वह उसे नाराज करने का जोखिम किसी कीमत पर नहीं उठा सकता था। वीआईपी ग्राहकों को संतुष्ट करना ही मैनेजर के रूप में उसका सबसे बड़ा धर्म था। क्या मुझे ये बात तुम्हें साफ साफ समझाने की ज़रूरत है? तुम्हारे पास कोई वीआईपी कार्ड नहीं है, इसलिए तुम इस रेस्टोरेंट में एक कदम भी रखने के लायक नहीं हो। मैनेजर ने बहुत ही तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए देव से कहा, तो क्या तुम समझे तुम्हारी औकात क्या है? उसी समय सोनल अपना महंगा सिल्वर कार्ड लहराते हुए आगे आए और घमंड से बोली, इसे पहचान स्टेटस का प्रतीक कहते हैं, समझे? तुम जैसे सड़क छाप लोग इसे तभी देख सकते हो जब तुम अपनी पूरी जिंदगी हमारे जैसे लोगों के यहाँ नौकरी करो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। देव ने अपनी आंखें झपकाईं और उसके होंठों के कोने एक खौफनाक मुस्कान में मुड़ गए। स्टेटस का प्रतीक, देव ने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि भवानी सिंह ने आज सुबह ही उसे एक कार्ड दिया था और वह कार्ड सोने का बना हुआ था। शायद वह इस सिल्वर कार्ड से कहीं ज्यादा आलीशान और सम्मानजनक था।